आज से हमारा जो एक्चुअल जीएसटी है ना वो स्टार्ट होगा ना। कल तक हम लोग सिर्फ क्या कर रहे थे, हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे थे, जीएसटी क्या होता है क्या होता है। अभी आज से तुम लोगों के टेक्निकल टॉपिक्स चालू हो जाएंगे, ये सब कुछ हम लोग क्या करेंगे अभी आज से अच्छे से स्टार्ट करेंगे। और एक एक चीज हम लोग लिखेंगे, सो कीप योर नोटबुक रेडी। आई हैव टोल्ड यू दैट वी विल हैव टू नोटबुक्स, वन विल बी फॉर थियोरी एंड सेकंड विल बी फॉर क्वेश्चंस एंड सेल्फ प्रैक्टिस। ठीक है, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सप्लाई अंडर जीएसटी से। नाउ आई विल फर्स्ट टेल यू कि ये जो सप्लाई अंडर जीएसटी है, इसके ये भी स्टार्ट करने के पहले कैसे हम लोग सब कुछ कनेक्ट करने वाले हैं, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा कनेक्शन दिखाता हूँ कि कैसे सब चैप्टर्स कनेक्ट होते हैं। देखो, होता क्या है ना कि अगर सप्लाई होगा तो ही जीएसटी लगता है, बराबर है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सप्लाई जो है उस पे टैक्स लगता है क्या। तो इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ता है एग्जम्पशंस चैप्टर। अगर ये सप्लाई हुआ और वो अगर सप्लाई एग्जम्प्ट हुआ, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल, मतलब उसपे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब सप्लाई है कि नहीं देखेंगे। उसके बाद देखेंगे भाई वो एग्जम्पशन चैप्टर में फॉलो हो रहा है कि एग्जम्पशंस कुछ लगते हैं क्या, नंबर वन। उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे, हु विल पे द टैक्स, हु विल पे द टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, व्हेन इज ही रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स। To which government is he required to pay the tax? To which government is he required to pay the tax? उसके बाद, how to identify value on which we will pay the tax. उसके बाद हम लोग देखेंगे, are we required to take the registration? How to pay the tax? ये जो क्वेश्चंस मैं तुम लोगों के सामने लिखे हैं ना, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ फ्लो, मतलब ये फ्लो के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, पर ये क्वेश्चंस हम लोगों को आते हैं। मतलब ये क्या है, सप्लाई है। नाउ ये सब जो क्वेश्चंस है ना, इसका आंसर तुम लोगों को एक एक चैप्टर में मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो सप्लाई है, सप्लाई का जो कंटेंट है वो कौन से चैप्टर में है, सप्लाई के खुद के चैप्टर में है। मतलब इसके लिए क्या है, सप्लाई अंडर जीएसटी। इसके बेसिस पे मुझे समझेगा कि भाई सप्लाई होता क्या है। बाद में एग्जाम्पशन मिलेगा कि नहीं, ये कौन से चैप्टर में मिलेगा, मुझे एग्जाम्पशन के चैप्टर में मिलेगा। ओके सर। उसके बाद बात करते हैं, हु विल पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। इसके लिए तुम लोगों को देखना पड़ेगा चार्ज अंडर जीएसटी करके एक चैप्टर है, वो देखना पड़ेगा। व्हेन इज ही रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स, इसके लिए देखना पड़ेगा टाइम ऑफ सप्लाई। उसके बाद टू विच गवर्नमेंट इज ही रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स, इसके लिए देखना पड़ेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद हाउ टू आइडेंटिफाई वैल्यू ऑन विच वी विल पे द टैक्स, इसके लिए देखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। बाद में आर वी रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशन, इसके लिए देखना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का चैप्टर। एंड हाउ टू पे द टैक्स, इसके लिए देखना पड़ेगा पेमेंट ऑफ टैक्स। और भी बहुत सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं। एक सबसे बड़ा चैप्टर है आईटीसी। आईटीसी तो कॉमन है सब में, बराबर। पर मैं तुम लोगों को जस्ट बता रहा हूँ कि यार ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस के आंसर्स तुम लोगों को ये रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में मिल जाएंगे, राइट। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग दिस, फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन होने वाला है कि वो सप्लाई है कि नहीं। बिकॉज अगर वो सप्लाई होगा तो ही आगे बात करेंगे, अगर सप्लाई नहीं होगा तो अब हम लोग आगे बात नहीं करेंगे, राइट। तो सबसे पहले ऊपर लिखो, नोटबुक निकालो और ऊपर लिखो ओवरव्यू ऑफ जीएसटी। ऊपर लिखो ओवरव्यू ऑफ जीएसटी। ओवरव्यू ऑफ जीएसटी। ठीक है, उसमें
हम लोग तुझे ना ऐसे नीचे 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 एरो करके लिखना है। मैंने कैसे राइट 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 लेफ्ट किया है, बट मुझे जगह नहीं था इसकी वजह से। बट तुझे पहले दिखना है कि वेदर इट इज अ सप्लाई, ये लिखना वेदर इट इज अ सप्लाई। नीचे एरो करके लिखना वेदर एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल, हु विल पे द टैक्स। सो ऑल दीज क्वेश्चन जस्ट राइट राइट डाउन, नीचे 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 नहीं, पूरा पेज जैसे भर जाएगा। और उसके बाजू में अलग कलर के पेन से लिखना कि ये क्वेश्चन के लिए कौन सा चैप्टर देखेंगे, ये क्वेश्चन के लिए कौन सा चैप्टर देखेंगे, ये क्वेश्चन के लिए कौन सा चैप्टर देखेंगे। ये हम लोगों को बेसिकली लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट अपना यही यही होगा। मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, बट आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग क्या लिखना है। उसके बाद हम लोग मेन सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले फटाफट लिख लो, देन विल स्टार्ट। चलो लेट्स स्टार्ट। हो गया सबका लिख के? अगर जगह होगा तो नीचे ये भी लिख लेना कि दो तीन एडिशनल चैप्टर्स जो फ्लो में नहीं बैठे बट आ जाते हैं आंसर में। आईटीसी एक चैप्टर है, आईटीसी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बराबर। और कौन से चैप्टर्स है? पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया, आईटीसी हो गया, आईटीसी अभी किया, ई वे बिल और सब ठीक है। आईटीसी एक चैप्टर सिर्फ लिख लेना नीचे। चलो, अभी मैंने क्या किया है तुम लोगों के लिए मालूम है? मस्त एक चीज किया है मैंने, दैट आई हैव सिंप्लीफाइड द एंटायर रैपिडर ऑफ आईडीडी। मतलब रैपिडर इज सिंप्लीफाइड ओनली, बट उससे भी ज्यादा सिंप्लीफाई करके मैं तुम लोगों के लिए एक चीज लिखा है, बिकॉज आई वांट यू टू राइट इट इन योर नोटबुक। नोटबुक में आई वांट यू टू राइट। सो नोटबुक में पूरा पूरा रैपिडो तो नहीं लिख सकते, बराबर। तो क्लास नोट्स जो होते हैं ना, वो क्लास नोट्स हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग लिखने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, 6 पेज में पूरा का पूरा चैप्टर तुम लोगों को कवर किया है। बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया है। एक एक चीज जो तुम लोगों को एग्जाम में लिखनी है ना, वो सब कुछ मैंने तुम लोगों के लिए ये लिख के समराइज करके तुम लोगों के लिए रेडी किया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सप्लाई जो है ना, सप्लाई, अगर सप्लाई ओके क्या है सप्लाई, सब कुछ देखेंगे। पहले देखते हैं अगर सप्लाई होगा तो क्या होगा, सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा। इफ इट इज नॉट अ सप्लाई, जीएसटी कैन नॉट बी लेविड। बट अगर if it is a supply, then in that case that supply can either be taxable supply or that supply can either be exempt supply, राइट। उसके बाद ये जो एग्जाम सप्लाई होगा तो ऑफकोर्स उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बराबर। बट अगर वही सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई होगा, देन इन दैट केस उस पर जीएसटी लगने वाला है। नाउ एक मिनट, अगर सप्लाई नहीं होगा तो नो जीएसटी, अगर सप्लाई होगा तो सप्लाई कैन ईदर बी टैक्सेबल सप्लाई और इट कैन बी एग्जाम सप्लाई। सर हाउ टू आइडेंटिफाई दैट सप्लाई इज अ टैक्सेबल सप्लाई की एग्जाम सप्लाई, ये कैसे आइडेंटिफाई करें? तो इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ता है एग्जम्पशंस का चैप्टर। एग्जम्पशंस के चैप्टर में जो जो एग्जम्पशन के चैप्टर में आ जाएंगे ना, वो क्या हो जाएगा, सप्लाई एग्जाम सप्लाई हो जाएगा, और उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सर व्हाट इज टैक्सेबल सप्लाई, जो एग्जम्पशन में फॉल नहीं होता है वो सब कुछ टैक्सेबल है, जो एग्जम्पशन में फॉल नहीं होता है वो सब कुछ क्या है, टैक्सेबल है। एकदम बराबर, करेक्ट खुशबू। ओके, नाउ सप्लाई, एक मिनट वापस बोल रहा हूं मैं, सप्लाई है या सप्लाई नहीं है। इफ इट इज नॉट अ सप्लाई, देन जीएसटी कैन नॉट बी एप्लीकेबल। इफ इट इज अ सप्लाई, देन इन दैट केस इट कैन बी ऑफ टू पार्ट्स, सप्लाई कैन बी टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई। अगर टैक्सेबल सप्लाई होगा तो जीएसटी लग जाएगा, अगर एग्जाम सप्लाई होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। ये तो एकदम बेसिक पॉइंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सप्लाई जो है ना, इट इज अ टैक्सेबल इवेंट। मतलब सप्लाई हुए तो ही जीएसटी लग सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टैक्सेबल इवेंट, बराबर। सो इन दिस चैप्टर वी विल नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट जीएसटी लगेगा कि नहीं। इन दिस चैप्टर वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट भाई सप्लाई है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग। एंड एग्जाम्पशन चैप्टर देखने के बाद समझेगा कि भाई वो एग्जाम्प्ट है कि टैक्सेबल है। अंडरस्टैंडिंग, ये चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग यही देखेंगे कि वो सप्लाई है या सप्लाई नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं कभी भी ये चैप्टर में नहीं बोलूंगा जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, आई विल ऑलवेज टॉक अबाउट सप्लाई है या नहीं। अंडरस्टूड, एकदम मस्त। देखो, इन दिस चैप्टर वी विल नॉट डिस्कस वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल और नॉट, वी विल जस्ट डिस्कस वेदर इट इज अ सप्लाई और नॉट। करेक्ट है, एकदम मस्त। नाउ लेट्स टेक अ स्मॉल ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर कि चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मैं वापस बोल रहा हूं, मुझे सिर्फ 5 से 6 दिन चाहिए, मतलब तुम लोगों के 5 से 6 दिन चाहिए टू गेट कंफर्टेबल विद जीएसटी। थोड़ा सा पहले डिस्कंफर्ट होगा बिकॉज तुम लोग ने पहले मेरे साथ डायरेक्ट टैक्स पढ़ा है। डायरेक्ट टैक्स अगर नहीं पढ़ा होगा तो ठीक बात है, अगर डायरेक्ट टैक्स पढ़ा होगा तो डायरेक्ट टैक्स का जो भी पर्सपेक्टिव रहता है ना, लाइक पढ़ने का पर्सपेक्टिव इज वे डिफरेंट देन इनडायरेक्ट टैक्स पर्सपेक्टिव, राइट। तो इसकी वजह से तुम लोगों को 5 6 दिन मुझे देना पड़ेगा टू मेक यू फील कंफर्टेबल विद इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ओके। नाउ ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर,
सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग 4 पॉइंट्स देखेंगे। सेक्शन नंबर 71A, सेक्शन नंबर 71AA, सेक्शन नंबर 71B, 71C। ओके, इसके साथ-साथ मैं ये भी एक और एक चीज़ लिख लेता हूँ, रेड विथ शेड्यूल 1। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 71A एंड शेड्यूल 2, 72 एंड शेड्यूल 3, मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई एंड सर्कुलर्स। दीज़ आर द अभी कुछ समझा नहीं होगा तुम लोगों को, बट जस्ट बता रहा हूँ कि दीज़ आर द थिंग्स व्हिच वी नीड टू रिमेंबर एंड व्हिच वी नीड टू डू। ठीक है सर। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ द चैप्टर नंबर 1। सेक्शन नंबर 71A टॉक्स अबाउट द कंडीशंस ऑफ सप्लाई। मतलब अगर तेरा ट्रांजैक्शन सप्लाई में फॉल करवाना है तो व्हाट आर द कंडीशंस? 3 कंडीशन सेटिस्फाई किए तो तेरा सप्लाई माना जाएगा। सबसे पहला कंडीशन, योर ट्रांजैक्शन शुड फॉल अंडर बेस्ट एलडीआर। सर इसका मतलब क्या? बेस्ट एलडीआर मतलब इट कैन ईदर बी बार्टर, और इट कैन बी एक्सचेंज, or it can be sale, or it can be transfer, or it can be lease or license, or it can be disposal, or it can be rental। सब कुछ समझेगा। सबसे पहले फॉर एग्जांपल सेल का ट्रांजैक्शन लेते हैं, तो सेल है, यस सेल है। सेकंड कंडीशन इज अगर तुझे जीएसटी लगाना होगा तो सप्लाई भी कंसिडर करना होगा, सो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन। इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, जीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल, ये समझ लेना, राइट? एंड इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर समझा नहीं, एक बार समझा सकते हो क्या? यस। सो आई एम इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग दीज पेन्स। ये पेन बेचने का मेरा बिजनेस है, बराबर? मैं पेन बेचता हूं तो जीएसटी लगेगा क्या? तो पहले देखो कि वो सप्लाई है कि नहीं। सप्लाई है कि नहीं किधर समझेगा? मुझे सेक्शन नंबर 71A में समझेगा। 71A में बोला है कि तेरा बेस्ट एलडीआर में से कुछ फॉल होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं? सेल कर रहा हूं, कहने से एस में फॉल होगा। Yes. I'm charging 10,000 rupees for this pen. This pen costs 10,000 rupees. Actually ये एक पेन है, ये एप्पल का पेन 10,000 रुपीज कॉस्ट करता है। अगर तुम लोगों को नहीं मालूम होगा तो 10,000 का कॉस्ट है इसका। तो 10,000 रुपए का पेन है, बराबर? तो मैंने जो सेल किया था 10,000 रुपए चार्ज किया। यस, मतलब आई एम सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन दैट आई एम फॉलिंग अंडर एस। Point number two, there has to be some kind of consideration because I'm charging 10,000 rupees for this pen. And can I say it is my business to sell these pens? And that's why third condition is also satisfied. जो मैं कर रहा हूं वो मेरा बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए, तो ही उस पे जीएसटी लग जाएगा। और वो मेरा धंधा है तो मुझे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, मैं जीएसटी चार्ज करूंगा, कलेक्ट करूंगा, पे करूंगा। बराबर है? ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं। और एक एग्जांपल मतलब क्या कि अगर मैं टीचिंग फील्ड में हूं, ठीक है, और मेरे पास एक पेन है और पेन मेरा खराब हो गया, या मे बी मुझे लग रहा है कि अपग्रेड करना है। पेन्स में भी बहुत सारे लेवल्स है इसके, ठीक है? तो ये पेन मुझे अपग्रेड करना है। मैं टीचिंग में हूं, ठीक है? मैंने क्या किया, ये पेन लिया और पेन बेच दिया, मार्केट में बेच दिया पेन। तो उस पे जीएसटी लगेगा क्या? कैन समवन ट्राई एंड टेल मी? कैन समवन ट्राई एंड टेल मी कि जो मैंने पेन बेचा है बीइंग अ टीचर, उस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? उसके लिए क्या देखना पड़ेगा मुझे? सप्लाई है कि नहीं देखना पड़ेगा। सप्लाई है कि नहीं किधर देखना मिलेगा मुझे? सेक्शन नंबर 71A में देखने मिलेगा। सेक्शन नंबर 71A में क्या लिखा है? 3 कंडीशन सैटिस्फाई होने चाहिए। सबसे पहला कंडीशन में फॉल हो रहा हूं क्या? यस, सेल तो कर रहा हूं मैं। नंबर 1 गेटिंग सैटिस्फाइड। नंबर 2, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन। ऑफ कोर्स मैं कुछ ना कुछ तो कंसिडरेशन चार्ज करूंगा। सो मैं कंसिडरेशन भी चार्ज किया, बट इट इज नॉट माय बिजनेस टू सेल दीज पेन्स, एंड दैट्स व्हाई थर्ड कंडीशन इज नॉट गेटिंग सैटिस्फाइड। अंडरस्टैंडिंग? एंड इसके लिए थर्ड कंडीशन नहीं हो रहा ना, इसकी वजह से ये सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। सो अगर मैंने ये पेन बेचा ना तो कभी भी मुझे जीएसटी नहीं लगेगा, अनलेस इट इज माय बिजनेस टू सेल दिस पेन। अंडरस्टैंडिंग? सो दीज आर द 3 कंडीशंस व्हिच यू नीड टू सैटिस्फाई। वो बेस्ट एलडीआर में फॉल होना चाहिए, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन व्हिच इज चार्ज, एंड इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और एक एग्जांपल लेते हैं। मैं एक धंधा करता हूं पेन्स बेचने का, बराबर? तो सेल तो हो रहा है, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट अनरिलेटेड पार्टी को फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पेन बेच दिया, और मेरा बिजनेस है ना पेन बेचने का। नाउ इन दिस केस प्लीज अंडरस्टैंड, इफ आई सेल इट फ्री ऑफ कॉस्ट टू एन अनरिलेटेड पर्सन, देन इन दैट केस फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है बिकॉज सेल कर रहा हूं मैं। इट शुड बी इन द कोर्स, तो कोर्स ऑफ बिजनेस में भी है, बट देयर इज नो कंसिडरेशन विच इज इन्वॉल्व इन इट, एंड दैट्स व्हाई देयर विल नॉट बी एनी जीएसटी।
सो कंसिडरेशन भी होना चाहिए, सेल भी होना चाहिए, इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये तीनों कंडीशंस अगर तुम लोग ने सेटिस्फाई कर दिया, देन इन दैट केस जो भी ट्रांजैक्शन है उसका क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। नाउ लेट्स सी कि ये बेस्ट एलडीआर होता क्या है, मतलब क्या है, बी मतलब क्या, बार्टर। बार्टर मतलब क्या, देखो तुम्हारे पास भी एक पेन है, मेरे पास भी एक पेन है। मुझे अभी एंड्रॉइड का पेन चाहिए, तुम लोगों को आईफोन का पेन चाहिए, आईफोन मतलब एप्पल का पेन चाहिए। तो मैंने तुम लोगों को एप्पल का पेन दिया फॉर 40,000 रुपीज और 10,000 रुपीज, एंड अगेंस्ट दैट यू गिव मी दैट पेन ऑफ एंड्रॉइड ऑफ 10,000 रुपीज। कहने से ये बार्टर ट्रांजैक्शन हुआ। यस, बार्टर ट्रांजैक्शन जो हुआ वो भी ये 7(1) में फॉलो हो जाएगा। उन्होंने बोला सिर्फ सेल किया तो इसमें नहीं आएगा, वो तो बार्टर भी किया ना तो भी आ जाएगा, तो भी हम लोग इसको सेल मानेंगे। अंडरस्टैंडिंग? तो पॉइंट नंबर 1। सेकंड, एक्सचेंज। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज? आराम से देखना। एक्सचेंज मतलब क्या मालूम है? एक्सचेंज मतलब फॉर एग्जांपल देयर इज वन पर्सन, ओके सर दिखाता नहीं हूं, बताता हूं सो दैट यू विल बी एबल टू इमेजिन। मैं एक स्टोर में गया और स्टोर में क्रोमा में जाने के बाद मुझे एक फोन चाहिए, एंड दैट फोन इज वर्थ 1 लाख रुपीज। मेरे पास एक पुराना फोन है और उसका वर्थ है 20,000 रुपीज। मैंने वो शॉपकीपर को बोला कि भाई शॉपकीपर, आपके पास जो 1 लाख का फोन है ना वो मुझे परचेज करना है, बट उसके अगेंस्ट मैं आपको दो तरीके से पेमेंट करूंगा। एक, 20,000 का पुराना फोन मुझे एक्सचेंज करना है, और दूसरा जो जितना वैल्यू एक्सचेंज नहीं हो पाया, दैट इज 1 लाख में से 20,000 तो क्या हुआ, फोन मैंने दे दिया पुराना, और बाकी का जो 80,000 है ना वो 80,000 में आपको पैसा पेमेंट कर दूंगा। नाउ व्हाट डू यू थिंक, जीएसटी 1 लाख पे लगेगा या 80,000 पे लगेगा? व्हाट डू यू थिंक, जीएसटी 1 लाख पे लगेगा या 80,000 पे लगेगा? ऑलवेज रिमेंबर, लॉजिक लगाओ, सिर्फ लॉजिक, दिमाग लगाने का ट्राई करो सिर्फ। तुम लोग अगर सेलर होगे, तुम लोगों ने वो फोन बेचा, वो फोन बेचने के बाद मतलब तू अगर सेलर है, क्रोमा, यू आर दैट क्रोमा एंड मैं बायर हूं, तुम लोग अगर मुझे कुछ भी अगर बेच रहे हो तो 80,000 में 80,000 का बिल बनाओगे, 1 लाख का बिल बनाओगे? अरे भाई दिमाग लगाओ, 1 लाख का बिल बनाओगे? धंधा करो धंधा, तुम लोग मैकेनिकली मत पढ़ो, मैकेनिकली पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा आगे जाके लाइफ में। धंधा करो, 1 लाख का फोन बेच रहे हो तो बिल बिल कितने का बनेगा? 1 लाख का बनेगा, राइट? तो इसकी वजह से ये जो भी ई जो है ना एक्सचेंज, एक्सचेंज के केस में भी वो बेस्ट एलडीआर में आ जाएगा और उस पे भी जीएसटी लगने वाला है। सो जितना एक्सचेंज किया था ना 20,000 का वो भी आ जाएगा, ये मुझे बोलना है। सो 80,000 पे भी जीएसटी लगेगा प्लस 20,000 पे भी, मतलब बेसिकली 1 लाख पे जीएसटी। सो एक्सचेंज भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सेल। सेल तो सब लोगों को मालूम है। ट्रांसफर जो है हम लोग थोड़ी देर की बात करेंगे, बिकॉज ट्रांसफर थोड़ा अलग पॉइंट है, वो तभी डिस्कस करूंगा। लीज। लीज मतलब मैंने अगर कौन सा मेरे पास लैंड है वो तुझे लीज पे दिया होगा, तो जो तू लीज रेंटल पे करेगा तो उस पे जीएसटी लग जाएगा, मतलब वो सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। दूसरा है लाइसेंस। मेरे पास टेलीकॉम का लाइसेंस है, मतलब मैं गवर्नमेंट हूं और तुझे टेलीकॉम का धंधा स्टार्ट करना है। You came to me and asked for the license. I gave you the license, and for that I charge license fees. जो भी लाइसेंस फीस तुम लोग पे करोगे वो सप्लाई है और उस पे जीएसटी लगने वाला है। डिस्पोजल और ट्रांसफर, ये दोनों एक साथ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और बाद में आता है रेंटल। मेरे पास सेम चीज रेंटल है, मतलब घर है रेंटल या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो तुम लोगों को मैंने रेंट पे दे दिया। अगर मैंने तुम लोगों को वो चीज रेंट पे दिया है वो सप्लाई के अंदर आ जाएगा, right? So तीन conditions everybody is going to repeat with me, that section number 7(1)(a) talks about the conditions for supply। conditions for supply, उसमें तीन conditions क्या क्या है? सबसे पहला condition बेस्ट एलडीआर। सबसे पहला कंडीशन क्या? बेस्ट एलडीआर। दूसरा कंडीशन क्या है? देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन। तीसरा कंडीशन क्या? इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बराबर? ओके, नाउ एक बार तुम लोगों को नोटबुक निकालना और नोटबुक में इतना लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। आराम आराम से आगे बढ़ेंगे, फटाफट लिखना सो दैट हम लोग आगे का कवर कर सके।
वो जो LIC लिखा है वो लाइसेंस है, लाइसेंस, लाइसेंस डिस्पोजल रेंटल वैसा। चलो, ये अपना सेक्शन नंबर 71A कंप्लीट हुआ। देखो ना, ओवरव्यू में सेक्शन नंबर 71A इतना ही है, राइट? लेट्स गो टू सेक्शन नंबर 71 डबल ए। डबल ए पे आते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन नंबर 71 डबल ए? सेक्शन नंबर 71 डबल ए टॉक्स अबाउट सप्लाई बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी टू इट्स मेंबर्स। क्या किया? सप्लाई बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी टू इट्स मेंबर्स। इसका मतलब फॉर एग्जांपल, देयर इज वन जिमखाना जिसका नाम है माटुंगा जिमखाना, ठीक है? एक मुंबई में जिमखाना है, उसका नाम है माटुंगा जिमखाना। माटुंगा जिमखाना, एंड देयर इज वन मेंबर ऑफ दैट जिमखाना, ठीक है? वो जिमखाना ने कुछ सप्लाई किया है टू द मेंबर, ठीक है? द क्वेश्चन इज, ये जो मेंबर है एंड जिमखाना है, आर दे द सेम पर्सन और आर दे डिफरेंट पर्सन? सो गवर्नमेंट पहले पहले ये प्रॉब्लम होता था कि लोग बोलते थे जिमखाना मतलब जो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है एंड मेंबर बोथ आर द सेम। इसके वजह से इन्होंने इनको जो भी सप्लाई किया उस पे जीएसटी लगेगा ही नहीं, पर गवर्नमेंट ने बोला ऐसा थोड़ी होता है। अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी मतलब जो भी क्लब है, अगर क्लब ने मेंबर को कुछ भी सप्लाई किया होगा, एंड इफ दैट सप्लाई इज मेड फॉर अ कंसिडरेशन, if that supply is made for a consideration, then in that case that transaction will be considered as supply. but अगर वो जो transaction किया है, अगर वो consideration के related consideration के लिए नहीं किया मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, then in that case it will not be considered as supply. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल कैन बी रेस्टोरेंट सर्विस, ठीक है? तो जिमखाना के अंदर रेस्टोरेंट सर्विस होता है। अगर रेस्टोरेंट के अंदर, सॉरी, जिमखाना के अंदर रेस्टोरेंट सर्विस है और वो जिमखाना ने कुछ रेस्टोरेंट का सर्विस दिया है टू द मेंबर जिसके लिए मेंबर ने पे किया है, देन इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई और उस पे क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। बट अगर रेस्टोरेंट ने चार्ज नहीं किया है, देन इन दैट केस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। करेक्ट एकदम। तो इंग्लिश में उन्होंने क्या लिखा? इफ एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी प्रोवाइड्स एनी गुड्स और सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स फॉर अ कंसिडरेशन, इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। एकदम मस्त। एंड दिस इज योर सेक्शन नंबर 71AA। बस इतना ही है। और ये सेक्शन तो अभी अभी ऐड किया बिकॉज पहले वो लोग बोल रहे थे दोनों सेम है, और दोनों सेम नहीं है। इसकी वजह से उनको एक सेक्शन ऐड करके बताना पड़ा, एंड दैट इज योर सेक्शन नंबर 71AA। कुछ भी डिफिकल्टी अभी तक? दो सेक्शंस देखे, सेक्शन नंबर 71A देखा जिसमें 3 कंडीशंस है, सेक्शन नंबर 71AA देखा जिसमें अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी प्रोवाइड्स एनी सप्लाई टू मेंबर फॉर अ कंसिडरेशन होगा तो जीएसटी लग जाएगा। एकदम बराबर, ओके। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेक्शन नंबर 71B। ओके, डू यू वांट टू, नहीं ठीक है, 71B पहले बात करते हैं, उसके बाद आई विल गिव यू टाइम टू राइट दैट। 71B में बात किया है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। देखो, सब लोग पूरा फोकस करो बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में। देखो, पूरे के पूरे जीएसटी में वी विल थिंक फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर्स पर्सपेक्टिव या सप्लायर्स पर्सपेक्टिव। पूरे जीएसटी में वी विल थिंक फ्रॉम सप्लायर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है? बट दिस इज द सेक्शन इन विच वी विल थिंक फ्रॉम रेसिपिएंट्स पर्सपेक्टिव, ठीक है? पूरे जीएसटी में हम लोग किसके बारे में सोचते हैं? सप्लायर के पास। इसमें किसके बारे में सोच रहे हैं? रेसिपिएंट के पर्सपेक्टिव से बात, ठीक है? अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले व्हाट एम आई डूइंग? आई एम इंपोर्टिंग सर्टेन सर्विस। मैं इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस मतलब क्या हो सकता है? एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो दोस्त रहता है कनाडा में, ठीक है? फॉर एग्जांपल लेते हैं, समझो एक राहुल करके एक है, वो राहुल रहता है रशिया में, समझ, ठीक है? राहुल रहता है रशिया में, और रशिया में वो इंटीरियर डिजाइनिंग करता है मतलब घर का इंटीरियर डिजाइनिंग, ठीक है? तो इंटीरियर डिजाइनिंग करता है, तो मुझे लगता है यार आजकल कैसे होता है ना, इंटीरियर डेकोरेशन ऑनलाइन भी हो सकता है। तू फोटो भेज, एआई जनरेटेड सब कुछ हो सकता है कि तू वीडियो निकाल, वीडियो निकालने के बाद वो प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यू नो इंटीरियर डेकोरेशन का जो चेंजेस है वो चेंजेस करके वो लोग भेज सकते हैं कि ये तुम लोग कर सकते हो करके। तो इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस ऐसा भी हो सकता है अभी। तो मेरा दोस्त मतलब कौन? राहुल। राहुल किधर रहता है? राहुल रहता है रशिया में। रशिया से मैं क्या कर रहा हूँ? उसका सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब इफ आई एम इंपोर्टिंग द सर्विस ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन फ्रॉम रशिया, देन इन दैट केस देखा जाएगा कि भाई जो भी मैंने सर्विस लिया है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस लिया है, इज इट फॉर विथ कंसिडरेशन और इज इट विदाउट कंसिडरेशन? इफ इट इज, चलो मैं तुम लोगों के साथ ये बनाता हूँ, ठीक है?
सो दैट और बेटर वे में समझेगा तुम लोगों को इसके लिए, ठीक है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस किया, इफ इट इज विथ कंसिडरेशन, तो देखो कि वो जो कंसिडरेशन के लिए मैंने चीजें सर्विस ली है, दैट इज फॉर बिजनेस, फॉर माई बिजनेस सॉरी, एंड नॉट फॉर माई बिजनेस। अगर मैंने जो भी इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस मेरे खुद के लिए लिया होगा, मेरे घर के लिए लिया होगा, तो नॉट फॉर माई बिजनेस आएगा। मेरे ऑफिस के लिए लिया होगा तो फॉर माई बिजनेस आएगा। बट गवर्नमेंट सेज अगर तूने इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस लिया है, एंड इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस पे अगर पैसा चार्ज किया है ना दोस्त, तो बिजनेस के लिए हो या बिजनेस के लिए ना हो, इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। इसको हम लोग हमेशा सप्लाई मानेंगे, इसको भी हम लोग हमेशा सप्लाई मानेंगे। एकदम बराबर, वापस बोल रहा हूं कि विथ कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, इज ही चार्जिंग एनीथिंग? इफ द आंसर इज यस, देन यू विल से दैट दिस इज विथ कंसिडरेशन। तो वो बिजनेस के लिए हो या बिजनेस के लिए ना हो, डज नॉट मैटर, बिकॉज व्हाई, इट इज विथ कंसिडरेशन। अंडरस्टैंडिंग एकदम सिंपल है, ओके। उसके बाद देखते हैं इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन देन व्हाट। अभी देखो, सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन तो चाहिए, बराबर है। तो विदाउट कंसिडरेशन होगा तो देखेंगे कि भाई वो जो मैंने सर्विस लिया है, वो एक रिलेटेड पार्टी से लिया है या एक अनरिलेटेड पार्टी से लिया है। रिलेटेड पार्टी के बाजू में मैं और एक चीज लिख के रखता हूं, डिस्टिंक्ट पर्सन करके, जो बाद में समझेगा क्या है, ठीक है। सो मैंने रिलेटेड पार्टी से सर्विस लिया है या अनरिलेटेड पार्टी से सर्विस लिया है, तो गवर्नमेंट सेज दैट इफ यू आर इंपोर्टिंग एनी सर्विस एंड दैट इज विदाउट कंसिडरेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्रॉम एन अनरिलेटेड पार्टी, मतलब कैन आई से देयर कैन नॉट बी एनी मैनिपुलेशन, बिकॉज अनरिलेटेड पार्टी मुझे विदाउट कंसिडरेशन क्यों बेचेगा? लॉजिकल बात है ना, अनरिलेटेड पार्टी मुझे विदाउट कंसिडरेशन क्यों बेचेगा? तो इसकी वजह से गवर्नमेंट सेज दिस इज द मोस्ट जेन्युइन ट्रांजैक्शन, एंड दैट्स व्हाई सिंस इट इज विदाउट कंसिडरेशन, इस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, ये सप्लाई नहीं। वापस, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम एन अनरिलेटेड पार्टी होगा, भाई अनरिलेटेड पार्टी मुझे विदाउट कंसिडरेशन सर्विस क्यों देगा? मतलब इसका ही मतलब वो जो विदाउट कंसिडरेशन है वो जेन्युइन है, इसके वजह से ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, बिकॉज इट इज विदाउट कंसिडरेशन। बट अगर यही चीज मैंने इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस किया फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी, कैन आई से रिलेटेड पार्टी मुझे विदाउट कंसिडरेशन सर्विस दे सकता है? यस, तो प्राइस मैनिपुलेशन हो सकता है, हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि रिलेटेड पार्टी से जो भी सर्विस लिया है, वो सर्विस मैंने बिजनेस के लिए यूज किया है, मेरे बिजनेस है, मेरे बिजनेस के लिए, एंड नॉट फॉर बिजनेस पर्पस। इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। इफ इट इज यूज्ड फॉर माय बिजनेस पर्पस, गवर्नमेंट सेज दैट देख, जब भी बिजनेस आता है ना, तू रिलेटेड पार्टी से भी लिया ना, बिजनेस बीच में आया ना, इसके वजह से तुझे क्या देना पड़ेगा इस पे? जीएसटी, मतलब ये क्या माना जाएगा ये। बट अगर वही चीज मैंने मेरे भाई से आउटसाइड इंडिया जो रहता है, उससे मैंने इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस लिया, बट नॉट फॉर माय बिजनेस, मेरे खुद के घर के लिए, तो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। एवरी पॉइंट ऑफ जीएसटी यू नीड टू कंपेयर इट विथ योर ओन प्रैक्टिकल लाइफ। एवरी पॉइंट का तुम लोग ने एग्जाम्पल सोचना चाहिए। ये इसका क्या एग्जाम्पल होगा? जो सामने वाला ऊपर वाला पार्टी है, वो मैं उससे मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ सर्विस, इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस, मेरे ऑफिस के लिए हो या घर के लिए हो, उसने कंसिडरेशन चार्ज किया था ना, इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। अभी विदाउट कंसिडरेशन का बात करते हैं। जो विदाउट कंसिडरेशन है, मेरा दोस्त उधर रहता है, मेरा कोई थर्ड पार्टी है, समझ, थर्ड पार्टी से मैंने क्या किया, विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्ट किया। अगर मैंने कुछ भी इंपोर्ट किया होगा फ्रॉम एन अनरिलेटेड पार्टी, व्हाई द हेल दैट अनरिलेटेड पार्टी गिव दैट प्रोडक्ट टू मी फ्री ऑफ कॉस्ट? और क्यों मुझे वो सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देगा? तो देयर इज नो रीजन बिहाइंड इट, सो देयर शुड नॉट बी एनी मैनिपुलेशन। इसकी वजह से गवर्नमेंट बोल रहा है, अच्छा ये विदाउट कंसिडरेशन है ना, और ये अनरिलेटेड पार्टी से विदाउट कंसिडरेशन आ रहा है ना, तो ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, सिंस देयर इज नो कंसिडरेशन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। बट अगर मेरा भाई रहता है आउटसाइड इंडिया, रियल ब्रदर आउटसाइड इंडिया रहता है, बराबर, उससे मैंने कुछ सर्विस इंपोर्ट किया, और जो था इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस, सो कैन आई से इट वाज विदाउट कंसिडरेशन? यस, रियल ब्रदर है। मैं किससे लिया है सर्विस? रिलेटेड पार्टी से लिया है।
अगर वो रियल ब्रदर से मैंने मेरा ऑफिस डेकोरेट करने के लिए सर्विस लिया होगा, गवर्नमेंट सेज व्हेन बिजनेस कम्स इनटू द पिक्चर वी विल नॉट सी एनी रिलेशन, वी विल कंसिडर दिस एज सप्लाई इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। तो उसका वैल्यू कैसे होगा, क्या होगा, ये सब वैल्यूएशन रूल्स में देखेंगे, अभी हम लोगों को देखने का ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ अगर मैंने विदाउट कंसिडरेशन मेरे भाई से कुछ भी सर्विस लिया होगा फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी, नॉट फॉर माय बिजनेस पर्पस, मेरे घर के रूम सजाना था मुझे, रूम सजाना था, रूम के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए सर्विस लिया, तो कैन आई से दैट मेरा भाई मेरे रूम के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए सर्विस दे सकता है विदाउट कंसिडरेशन? यस, सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एकदम प्रॉपर एकदम। एंड दिस इज योर सेक्शन नंबर 71B, दैट इज इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। सब लोग इधर देखेंगे एंड एवरीबडी विल ट्राई टू कनेक्ट नाउ। सबसे पहले विथ कंसिडरेशन इंपोर्टेशन किया, विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्टेशन किया। विथ कंसिडरेशन में तो दो पार्ट्स थे, बिजनेस के लिए लिया है या बिजनेस के लिए नहीं लिया है, ये दोनों केसेस में सप्लाई माना जाएगा, बराबर। विदाउट कंसिडरेशन में रिलेटेड पार्टी से लिया है या अनरिलेटेड पार्टी से लिया है। इफ इट इज फ्रॉम अनरिलेटेड पार्टी इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। इट फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी देखो कि बिजनेस के लिए है या बिजनेस के लिए नहीं है। बिजनेस के लिए होगा तो सप्लाई है, और बिजनेस के लिए नहीं होगा तो नॉट अ सप्लाई। हमेशा पैसा इन्वॉल्व है, हमेशा जीएसटी देगा, करेक्ट। करेक्ट है। अभी इसका ना मैं एक एग्जाम्पल देता हूं तुम लोगों को, कोई ट्राई कर सकता है ये। मिसेस राशि received legal advice for personal problems and she paid £1,000 as legal fees to Miss Kirti of US. Now, तुम लोग क्या सोचोगे ये एग्जाम्पल के पहले? तुम लोग क्या सोचोगे एग्जाम्पल के पहले? सबसे पहला बात, यू विल थिंक अबाउट वेदर इट इज विथ कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। तो देखो कि ये क्या है, विथ है कि विदाउट है। बिकॉज सी, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द वे द क्वेश्चन इज आस्क्ड, दे विल ट्राई टू कंफ्यूज यू। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर कि अच्छा इंपोर्टेशन है ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहला इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज वेदर वेदर कंसिडरेशन वाज चार्ज और नॉट। सो कैन आई से शी हैज पेड, ओके, सबसे पहले लीगल फीस उसने यूएस से लिए है, बराबर, तो विथ कंसिडरेशन है, सॉरी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, तो ये भी विथ कंसिडरेशन है, तो विथ कंसिडरेशन इट डज नॉट मैटर कि वो मेरे बिजनेस के लिए था या नहीं था, एंड दैट्स व्हाई एंटायर अमाउंट ऑफ £1,000 विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। करेक्ट है, इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, करेक्ट है। नाउ एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट विल बी योर आंसर इफ बोथ ऑफ देम आर रियल सिस्टर्स एंड मिसेस राशि receives legal advice for her business and she did not pay any consideration? सबसे पहले विथ या विदाउट ये आइडेंटिफाई करो, ये तो समझा कि विदाउट है, बराबर, ये समझा कि क्या है, ये विदाउट है। उसके बाद मुझे क्या देखना है, देखना, इसके बाद क्या देखना है, विदाउट है आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद देखना है भाई ये रिलेटेड पार्टी है या अनरिलेटेड पार्टी है। देखो एक बार, रियल सिस्टर्स है मतलब ये कौन बन गए, रिलेटेड पार्टीज बन गए, बराबर, ओके। तो ये रिलेटेड पार्टीज बन गए, तो मेरा एक चेक तो कंप्लीट हुआ विदाउट का, दूसरा चेक कंप्लीट हुआ रिलेटेड पार्टी का। अभी क्या देखना है कि भाई मेरे बिजनेस के लिए था या बिजनेस के लिए नहीं था। रिसीव्स लीगल एडवाइस फॉर हर बिजनेस, सो कहने से बिजनेस के लिए था, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज सप्लाई। सो चेक नंबर 1 विथ और विदाउट कंसिडरेशन। चेक नंबर 2, इफ विदाउट कंसिडरेशन रिलेटेड पार्टी है या अनरिलेटेड पार्टी है। चेक नंबर 3, वो बिजनेस के लिए है या नहीं है। इन द प्रेजेंट केस चेक नंबर 1 का विदाउट है, चेक नंबर 2 का रिलेटेड पार्टी है, एंड चेक नंबर 3 का बिजनेस है। इसकी वजह से इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और भी एक अच्छा क्वेश्चन है पर उसके पहले आई वांट यू टू राइट दिस डाउन। एक बार सेक्शन नंबर 71AA लिखो, देन वी विल राइट अबाउट सेक्शन नंबर 71B, एंड देन आई विल आस्क यू दैट क्वेश्चन। एक बार फटाफट लिख देना है 71AA।
चलो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट। ये हुआ है कंप्लीट, राइट? ठीक है, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी फर्स्ट एंड देन आई विल गिव यू दैट वन एग्जांपल। में मैंने तुम लोगों को बोला ना कि एग्जांपल दूंगा मैं। अभी तक हम लोग ने क्या क्या किया? सबसे पहले देखा सेक्शन नंबर 71A, देखा मस्त से। उसके बाद देखा सेक्शन नंबर डबल 71AA। देन वी सॉ सेक्शन नंबर 71B, दैट इज इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। नाउ इंपोर्टेशन के बाद ही हम लोग देखेंगे कि भाई आपने जो इधर बोला था ना कि रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, तो पहले मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी। ना क्या होता है रिलेटेड पार्टी? रट्टा मारने का जरूरत नहीं है इसमें। इसमें कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ के रखने का, दैट्स इट। सबसे पहले, सच पर्संस आर डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। मतलब मैं, मेरा एक कंपनी है, तुम्हारा एक कंपनी है, मैं तुम्हारे कंपनी का डायरेक्टर हूं और तुम मेरे कंपनी का डायरेक्टर हो, मेरी कंपनी का डायरेक्टर हो। मेरा एक कंपनी है, तुम्हारा एक कंपनी है, मैं तुम्हारे कंपनी का डायरेक्टर हूं एंड यू आर अ डायरेक्टर ऑफ माय कंपनी। हम दोनों क्या बन गए? रिलेटेड पार्टीज बन गए। अंडरस्टैंडिंग नंबर वन। इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ भी रटने का जरूरत नहीं इसमें। नंबर वन। नंबर टू, सच पर्संस आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स। सच पर्संस आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स, मतलब हम दोनों एक पार्टनरशिप फॉर्म में है, मतलब हम दोनों एक पार्टनरशिप फॉर्म में और हम दोनों पार्टनर्स हैं, तो हम दोनों क्या बन गए? रिलेटेड पार्टीज बन गए, राइट? सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, मतलब आई एम द एम्प्लॉयर, यू आर द एम्प्लॉई, हम दोनों क्या बन गए? रिलेटेड पार्टीज बन गए, ठीक है? थर्ड पर्सन कंट्रोल्स, ओन्स और होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इक्वल टू और मोर देन 25% ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ बोथ ऑफ देम। इसका मतलब इधर एक सी है और इधर ए एंड बी है। नाउ सी इज होल्डिंग 30% ऑफ ए एंड सी इज होल्डिंग होल्डिंग 30% ऑफ बी। करेक्ट है? तो कह रहे हैं सी इज होल्डिंग मोर देन 25% एंड सी इज होल्डिंग मोर देन 25% इन बोथ। सो ए एंड बी क्या बन गए? रिलेटेड पार्टीज बन गए। अंडरस्टैंडिंग? समझ रहे सबको, सब लोगों को? सो थर्ड पर्सन कंट्रोल्स के केस में जो भी, मतलब अगर वो दो लोगों को होल्ड कर रहा है तो दो लोग एक दूसरे के क्या बन गए? रिलेटेड पार्टीज बन गए, ठीक है? पॉइंट नंबर 5, वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर। वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर। नाउ तुम लोग ने फाउंडेशन में एक पॉइंट देखा होगा कि कंट्रोल का क्या मतलब होता है। कंट्रोल कैन बी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दैट इज वोटिंग राइट्स, कि मेजोरिटी होना चाहिए तो कंट्रोल हो गया। और दूसरा, मैं डायरेक्टर को भी कंट्रोल कर सकता हूं उनके। अगर मैं उनके डायरेक्टर को कंट्रोल करता हूं, डायरेक्टर्स मेरे हिसाब से काम करते हैं, तो भी मैं वो कंपनी को कंट्रोल कर रहा हूं ऐसे मानता हूं। भले मेरा परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग कुछ नहीं होगा, मेरे पास शेयर होल्डिंग 2% है, पर उनके डायरेक्टर्स मेरे ताल पे नाचते हैं, मतलब आई एम कंट्रोलिंग दैट कंपनी। सो कंट्रोल का डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में नहीं होता है। आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो दिस, फाउंडेशन में भी था। अगर जो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट है, वो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट को लॉ में भी पढ़ा होगा तुम लोग ने ये चीज फर्स्ट चैप्टर में। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। नाउ one of them controls the other. I control you or you control me, we both are related parties, ठीक है? पॉइंट नंबर 6, थर्ड पर्सन कंट्रोल्स बोथ ऑफ देम। इसका मतलब सर ऊपर वही तो देखा था, हाँ नहीं, ऊपर परसेंटेज के बेसिस पे बोला था कि 25 से ऊपर होना चाहिए, नीचे उन्होंने कंट्रोल बोल दिया। नाउ कंट्रोल कैन बी 50% और मोर, सॉरी मोर देन 50%, और इट कैन बी डायरेक्टर, डायरेक्टर होल्डिंग। तो सी जो है वो ए को कंट्रोल करता है, सी जो है वो बी को कंट्रोल करता है। सो ए एंड बी क्या बन गए? रिलेटेड पार्टीज बन गए। करेक्ट एकदम, ओके। सच पर्सन, सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल्स थर्ड पर्सन, सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल थर्ड पर्सन। मतलब हम लोग ने पहले देखा था, इफ ए इज कंट्रोलिंग बी एंड सी, तो बी एंड सी क्या बन गए? रिलेटेड पार्टीज बन गए। अभी बी एंड सी कंट्रोल कर रहा है ए को। इफ बी एंड सी क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है ए को, देन इन दैट केस, अगर बी भी कंट्रोल कर रहा है ए को, सी भी कंट्रोल कर रहा है ए को, बी एंड सी क्या बन गए? एक दूसरे के रिलेटेड पार्टीज बन गए। सिंपल है। सच पर्सन आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। सच पर्सन आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। इधर पूरा का पूरा
सिस्टम चेंज हो जाता है। बिकॉज़ अभी तक जो हम लोगों को लग रहा है ना, हाँ, ठीक है, बोरिंग है। ये जो है ना 8th पॉइंट, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एंड जो घुमाता है ना इंस्टीट्यूट इसमें, जो घुमाता है ना, मज़ा आता है एकदम देखने के लिए। सच पर्सन्स आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। फैमिली के मेंबर्स होंगे तो वो क्या बन जाएँगे? रिलेटेड पार्टीज़ बन जाएँगे। प्लीज़ समझो बात को, फैमिली को उन्होंने डिफाइन किया है। हम लोग ने फैमिली एक डायरेक्ट टैक्स में देखा है, सब लोगों को याद होगा तो 56 टू 10 के अंदर। एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस करके देयर वाज़ वन चैप्टर। वो चैप्टर में हम लोग ने रिलेटेड पर्सन को डिफाइन किया था। बट वो हम लोगों को रिलेटेड पर्सन इधर नहीं देखना है बिकॉज़ दे हैव डिफाइंड व्हाट इज़ फैमिली। अगर मेरी स्पाउस और मेरे चिल्ड्रन अगर होंगे, वो मेरे पे डिपेंडेंट हो या मेरे पे डिपेंडेंट ना हो, दे आर माय फैमिली। एंड इफ दे आर माय फैमिली, दे आर माय रिलेटेड पार्टीज। एकदम बराबर। ओके। अगर मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर अगर मेरे पे डिपेंडेंट होंगे तो ही वो मेरे फैमिली में आ जाएंगे, मतलब तो ही वो मेरे रिलेटेड पार्टीज बनेंगे। मेरे पेरेंट्स मेरे पे डिपेंडेंट होने चाहिए, मैं उन पे नहीं, वो मेरे पे डिपेंडेंट होने चाहिए। ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो मेरे पे डिपेंडेंट होने चाहिए। ब्रदर जो है वो मेरे पे डिपेंडेंट होने चाहिए। सिस्टर जो है वो मेरे पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। तो ही वो मेरी क्या बन जाएगी? फैमिली बन जाएगी। और वो हम दोनों क्या बन जाएंगे? रिलेटेड पार्टीज बन जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग? एकदम पक्का? ओके। नाउ फैमिली का डेफिनेशन में तुम लोगों को एक्सप्लेन किया क्या होता है। फैमिली का डेफिनेशन आने के बाद तुम लोगों को समझेगा रिलेटेड पार्टी का भी डेफिनेशन। अभी तुम लोगों को एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूं और लेट्स सी कि ये क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो क्या। ठीक है। एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मिस्टर अमित, हम लोग सब लोगों ने वो लिखे ना, चेक नंबर 1 क्या है, चेक नंबर 2 क्या है। आई होप सब लोगों ने वो चीज लिखा है बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। वो ही चेक से तुम लोगों को आगे जाना है। मिस्टर अमित is well settled in UK. He has a sister staying in Mumbai and she is a lawyer in Mumbai and plans to renovate her office premise. She avails interior decoration service from Mr. Amit and for which he did not charge any consideration. Is it a supply? What do you think? Is it a supply? What do you think? You think about it. Check number 1, check number 2, check number 3, ये सब कुछ होने चाहिए। I want accurate answer. ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे घुमा के। बड़ा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, इट इज ओके। बड़ा क्वेश्चन है, हम लोगों को मालूम है कि सबसे पहले क्या देखना है, वो देखो है क्या। टेक योर टाइम, टेल मी वेदर दिस विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। सबसे पहला चेक कौन सा है? सबसे पहला चेक ये है दैट वेदर इट इज विथ कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। तो हम लोग ने देखा डिड नॉट चार्ज एनी कंसिडरेशन, मतलब विदाउट कंसिडरेशन है। उसके बाद देखो कि भाई रिलेटेड पार्टी है कि नहीं। उसके लिए क्या देखना है? अभी उन्होंने फैमिली का डेफिनेशन देख लिया, बराबर ना, बिकॉज बाकी तो कुछ इधर नहीं आएगा, फैमिली में आएगा। फैमिली के डेफिनेशन में फॉल होने के लिए वो मेरा कौन है? इज दैट पर्सन, मतलब मैं, मतलब आई एम थिंकिंग फ्रॉम हुज परस्पेक्टिव? वी आर थिंकिंग फ्रॉम दैट सिस्टर्स परस्पेक्टिव, राइट? सिस्टर जो इंडिया में है, मैं तो यूके में हूं, बराबर। तो दैट सिस्टर्स परस्पेक्टिव से बात किया तो मैं सिस्टर का कौन, स्पाउस हूं क्या? नहीं। चिल्ड्रन हूं क्या? नहीं। तो कैन आई से आई एम हर ब्रदर? बराबर है। तो am I dependent on my sister? Am I dependent on my sister? No. एंड वो कैसे समझा सर? डिपेंडेंट नहीं है कैसे समझा? बिकॉज उन्होंने बोला है वो एक वेल सेटल्ड पर्सन है यूके में।
वेल सेटल्ड बोला है, अगर वेल सेटल्ड बोला है मतलब अमित जो है वो उसके सिस्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, विच मीन्स इफ ही डिपेंडेंट होगा तो ही फैमिली में आएगा, और अगर तो ही फैमिली में आएगा तो ही वो किधर आएगा, रिलेटेड पार्टी में आएगा। सो कहना इसे रिलेटेड पार्टी में आने के लिए फैमिली में आना पड़ेगा, फैमिली में आने के लिए डिपेंडेंट होना पड़ेगा, पर वो डिपेंडेंट नहीं है, इसके वजह से वो किधर फॉलो होगा मालूम है, इसके वजह से वो फॉलो होगा विदाउट कंसिडरेशन, unrelated party, and that's why it will not be considered as supply. Very good. I'm really very happy that everybody could get the answer as not a supply. तो ये एंड ये अभी तुम लोगों को चेक का फायदा हो रहा है, चेक नंबर 1, चेक नंबर 2, चेक नंबर 3, करेक्ट, उसका हमेशा फायदा होगा। ये तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा, मतलब अभी इतने सारे अटेम्प्ट्स होने के बाद लोगों के इतने सारे मिस्टेक्स होते हैं ना, और इसमें मिस्टेक करते हैं, इसमें मिस्टेक कभी भी नहीं होना चाहिए, भले अपना क्वेश्चन जो है वो 3 पेजेस का हो। अंडरस्टैंडिंग? पक्का? देखो, चेक नंबर 1, वेदर check whether importation of service is with consideration or without consideration. Check number 2, whether Amit is registered person or not for his sister, and for this check the definition of family. Check whether Amit is dependent on his sister. Since Amit is well settled in UK, he is not dependent on his sister, and thus he is not a family and does not fall in the definition of related party. Thus it is not a supply. एकदम मस्का, एक बार देखोगे ये पॉइंट। डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी मत लिखना। क्या करोगे, चलो लिख ही लो यार, क्या आधा आधा करना है, लिख ही लो, फटाफट लिखो, अब लोगों को आगे भी करना है कुछ, फटाफट लिखना। डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी। चलो, अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, अरे एक लास्ट पॉइंट बाकी है, दैट इज पॉइंट नंबर 9, दैट इज वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द अदर। मतलब क्या, कि वो मेरा एजेंट है, और वो सिर्फ एजेंट नहीं है, वो कौन है, मेरा सोल एजेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए काम करता है। अगर ऐसा एजेंट होगा ना, तो वो तो सिर्फ वो किधर इधर फॉलो जाएगा, रिलेटेड पार्टी में फॉलो जाएगा। एक लास्ट पॉइंट इसमें लिख लो, वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द अदर। मतलब मैं तुम्हारा एजेंट हूं, मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए काम करता हूं, तो हम दोनों क्या बन गए, रिलेटेड पार्टीज बन गए। ठीक है, पॉइंट 9 लिख लो, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, 7.1c रेडविल शेड्यूल 1। वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द अदर।
नहीं, ऑलवेज थिंक, इंपोर्टर के केस में ऑलवेज थिंक फ्रॉम द इंपोर्टर्स पर्सपेक्टिव। क्षणिक एकदम एंड में बताऊंगा। अभी अभी स्टार्ट कर रहा हूं आगे, यू कैन गो बैक एंड वॉच, इस पे ऐप पे जा सकते हैं। एक बार फटाफट देख लो अभी सेक्शन नंबर 71C, रेड विथ शेड्यूल 1, काफी इंपॉर्टेंट। मतलब मैक्सिमम अगर कौन सा चीज टेक्निकल होगा ना दोस्त, तो ये है सेक्शन नंबर 71C रेड विथ शेड्यूल 1। फुल फोकस के साथ देखो कि सेक्शन नंबर 71C में क्या लिखा है। देखो, अभी तक हम लोग ने सेक्शन नंबर 71A में देखा है दैट देयर देयर हैज टू बी बेस्ट एलडीआर, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन, एंड इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बराबर है? तो ये तीन चीजें अगर होंगी तो वो ट्रांजैक्शन को क्या माना जाएगा? वो ट्रांजैक्शन को माना जाएगा सप्लाई। बराबर। बट 71C में बोला है कि अगर उधर ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन नहीं होगा, इफ देर इज नो कंसिडरेशन, इफ देर इज नो कंसिडरेशन, सिर्फ सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई अगर नहीं हो रहा है, देन इन दैट केस वैसे देखा तो सप्लाई नहीं है। बट 71C marks the exception to section number 71A and talks about even though there is no consideration between two persons, still we are going to consider this as supply। कैसे सर? सप्लाई के डेफिनेशन में तो नहीं आता है। यस, सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आता है। वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस एज सप्लाई, एंड दैट्स व्हाई 71C के अंदर जो जो पॉइंट्स दिए हैं, all the 4 points are talking about deemed supply and not actual supply। बिकॉज एक्चुअल सप्लाई तो आता है 71A के हिसाब से, जिसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। 71C में क्या बोला है कि इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन, वी आर स्टिल गोइंग टू कंसिडर दिस एज सप्लाई, एंड दैट्स व्हाई दिस सप्लाई इज नोन एज डीम्ड सप्लाई। सर, ऐसे कौन से 4 ट्रांजैक्शंस है जिनके लिए ये विदाउट कंसिडरेशन गुड्स भेजे गए तो भी जीएसटी एप्लिक और सप्लाई कंसिडर किया जाएगा? तो 4 ट्रांजैक्शन, ट्रिप, TRIP। टी मतलब ट्रांसफर, आर मतलब रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन, अभी भी बाकी है व्हाट इज डिस्टिंक्ट पर्सन डिसाइड डिस्कस करना। आई मतलब इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, एंड पी मतलब प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर का। प्लीज समझो, ट्रांसफर मैंने बोला था, याद है कि मैं ट्रांसफर और डिस्पोजल बाद में सिखाऊंगा, तो वो यही है। देखो, हुआ क्या, एक अमित, आई एम इनटू टीचिंग, करेक्ट, आई एम इनटू टीचिंग, और मैं क्या करता हूँ कि यार मुझे लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप खराब हो गया, इसके वजह से मैंने लैपटॉप परचेस किया। लैपटॉप वेंडर के पास जाके लैपटॉप परचेस किया फॉर रुपीज 1 लाख। फॉर 1 लाख लैपटॉप, 1 लाख का लैपटॉप मैंने परचेस किया, जिसपे मैंने 10,000 रुपीज का जीएसटी पे किया है। नाउ लेक्चर नंबर 1 एंड 2, लेक्चर नंबर 1 एंड 2 कितने इंपॉर्टेंट है तुम लोगों को आज समझेगा। मैं तुम लोगों को बोला था मालूम है, एक एक लेक्चर इज सो इंपॉर्टेंट दैट यू विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट लेक्चर कि हाँ यार लास्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट था। करे इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ भी बैकलॉग मत रखना। नाउ इसमें पॉइंट क्या है, लैपटॉप वेंडर ने मुझे लैपटॉप बेचा फॉर रुपीज 1 लाख, इसके ऊपर उसने मुझे मेरे से जीएसटी चार्ज किया, दैट इज 10,000 रुपीज। कैन आई से अमित विल मेक अ पेमेंट ऑफ नॉट ओनली 1 लाख, बट अमित विल मेक अ पेमेंट ऑफ 1 लाख प्लस 10,000। बराबर है? एंड 10,000 रुपीज आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर माई बिजनेस। कैन आई से अमित महाजन विल टेक द आईटीसी फॉर दिस? कैन आई से अमित महाजन विल टेक द आईटीसी फॉर दिस? डेफिनेटली यस, अमित विल टेक द आईटीसी फॉर दिस। ठीक है। अभी हुआ क्या, एक दिन मेरे पास तन्मय आया और तन्मय ने मुझे बोला कि सर सर सर, टैक्सेशन का कुछ कोर्स आपके पास है क्या? मैंने बोला है ना, वही सिखाता हूं मैं। उसने बोला सर वो कितने का है? मैंने बोला कि अप्रोक्सीमेटली तुझे 8,500 में डीटी आईडीटी दोनों मिल जाएगा। उसने बोला सर डिस्काउंट मिल सकता है क्या? मैंने बोला कि नहीं, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो उसने बोला कि सर क्यों नहीं? मैंने बोला कि भाई डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा है अभी, इस पे कितना डिस्काउंट दूं मैं? उसने बोला सर प्लीज करो ना। मैंने बोला यार नहीं हो सकता डिस्काउंट, और नहीं हो सकता। देन ही सेड कि चलो ठीक है, मैं ले लेता हूँ लेक्चर्स। तो उसने लेक्चर ले लिए। लेक्चर लेने के बाद उसने मुझे बोलता है, वो मुझे बोलता है तन्मय कि सर और एक चीज पूछना है। मैंने बोल कि सर मेरे पास ना मैंने लेक्चर तो ले लिए, किस पे देखूं? मैंने बोला कि लैपटॉप पे देख ले। उसने बोला कि सर लैपटॉप तो है नहीं। तो मैंने बोला तो मोबाइल पे देख ले। तो बोला मोबाइल भी नहीं है। तो मैंने टैबलेट पे देख ले, तो टैबलेट भी नहीं है। मैंने बोला कि तो किस पे देखेगा बता? उसने बोला सर आपके पास कौन सा लैपटॉप है क्या? मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक भी लैपटॉप नहीं है, तू उस पर नजर मत लगा, तू उस पर नजर मत लगा, मैं नहीं देने वाला लैपटॉप। उसके बाद वो इतने बार वो ऐसे लैपटॉप को ऐसे 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 देख रहा था ना, ऐसे ऐसे। मैंने बोला भाई दे ले, लेके जा तू इधर से, लेके जा, लेके जा। तो मैंने उसको क्या कर दिया, लैपटॉप दे दिया, बिकॉज उसका नजर ऐसा था ना, वो लैपटॉप चालू ही नहीं होगा बाद में, मैं अगर यूज किया तो इसकी वजह से मैंने बोला कि यार भाई तू लेके जा।
तो मतलब बेसिकली उसका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा वीक था। इसकी वजह से मैंने बोला कि चलो ठीक है, ये लैपटॉप मैं उसको दे देता हूँ, उसका भला हो जाएगा। तो उसका भला तो ठीक है यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। बराबर, तो ऐसे मैं वैसे तुम लोगों के बारे में हमेशा सोचता हूँ। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, तुम लोगों को उसको मैंने लैपटॉप दे दिया। ठीक है? अभी फुल फोकस करो क्या बोल रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट एक दिन मेरे पास आया, ठीक है, लैपटॉप ट्रांसफर कर दिया ना, भेज दिया मैंने, भेज दिया मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। गवर्नमेंट मेरे पास एक दिन आया, अच्छे से सुनो, गवर्नमेंट मेरे पास एक दिन आया और मुझे गवर्नमेंट आके बोलता है कि अमित, मेरा यस सर, मैंने सुना कि आप सिखाते हो, बोला यस सर। मैंने सुना कि आपका लैपटॉप खराब हुआ है, यस सर। मैंने सुना कि आपने लैपटॉप परचेज किया है, यस सर। मैंने सुना कि आपने लैपटॉप पे जीएसटी पे किया है, यस सर। मैंने सुना कि आपने जो जीएसटी पे किया है उसका आईटीसी भी ले लिया, मैंने भी यस सर। तो गवर्नमेंट ने पूछा लैपटॉप दिखा, लैपटॉप दिखा ना, लैपटॉप दिखा। मैंने बोला सर, लैपटॉप तो मेरे पास है नहीं, बिकॉज वो लैपटॉप मैंने स्टूडेंट को दे दिया। तो गवर्नमेंट बोला, अरे लैपटॉप तूने स्टूडेंट को दे दिया, यू आर सेइंग दैट यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर बिजनेस पर्पस, दैट्स व्हाई यू हैव टेकन द आईटीसी। इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन द आईटीसी और तू बोल रहा है कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने वाला है, किधर यूज कर रहा है भाई बिजनेस पर्पस के लिए? तू बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा है, पर तूने क्या किया है, उसका आईटीसी ले लिया है दोस्त। क्या किया है उसका? आईटीसी ले लिया है दोस्त। अगर आईटीसी लिया मतलब कहने से मैं आईटीसी यूज करूंगा, मतलब मैं आगे जाके पेमेंट गवर्नमेंट को कम करूंगा, मैंने आईटीसी लिया मतलब। बट डू यू थिंक आई डिजर्व दिस आईटीसी? आईटीसी एवरीबडी, कैन यू टेल मी इन द चैट? अगर मैं लैपटॉप परचेज किया हूं, 10,000 का जीएसटी पे किया है, और अगर मैंने आईटीसी क्लेम भी कर दिया, क्यों? बिकॉज बिजनेस के लिए यूज करने वाला हूं, बट मैं यूज कर रहा हूं क्या? नहीं, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया स्टूडेंट को। तो डोंट यू थिंक मुझे आईटीसी नहीं मिलना चाहिए? डोंट यू थिंक मुझे आईटीसी नहीं मिलना चाहिए? 100% यस, मुझे आईटीसी नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज मैंने भले पे किया होगा, बट कैन आई से दैट आई शुड यूज इट फॉर माई बिजनेस पर्पज, तो ही मुझे आईटीसी मिलेगा। बट इसमें मैंने आईटीसी क्लेम किया है जो मुझे नहीं मिलना चाहिए, इसके वजह से गवर्नमेंट इज आस्किंग मी टू रिवर्स द आईटीसी। गवर्नमेंट इज आस्किंग मी टू रिवर्स द आईटीसी। और मैं बोल रहा हूं कि सर देखो, मैं रिवर्स कैसे करूं? रिवर्स करने के लिए अपने अपने सिस्टम में ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं कि पीछे जाऊं, सिस्टम में जाऊं और आईटीसी में 10,000 का डिलीट मारूं। डिलीट तो कर नहीं सकता। तो सर डिलीट कर नहीं सकता, सो सर 10,000 का जो आईटीसी मैंने लिया है वो रिवर्स कैसे करूं? तो उन्होंने बोला कि ये जो लैपटॉप तूने ट्रांसफर किया है ना फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्टूडेंट, वी आर दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। मैंने बोला सर ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि क्या गवर्नमेंट क्या बोल रहा है मालूम है? ये आउटवर्ड सप्लाई माना जाएगा और इस पे जीएसटी वो लोग चार्ज करेंगे। और जो जीएसटी चार्ज करेंगे, जो जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से वैल्यू निकाला जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। और जीएसटी चार्ज करेगा मतलब अमित को जीएसटी पे करना पड़ेगा वो। और वो पे करने के लिए अमित क्या करेगा? अमित विल यूटिलाइज दिस आईटीसी। तो क्या हो जाएगा? वो यूज होके नलिफाई हो जाएगा। पर मैं बोल रहा हूं सर, अमित जो लैपटॉप दे रहा है स्टूडेंट को, वो कभी जीएसटी उस पे लग ही नहीं सकता है, बिकॉज सेक्शन नंबर 7(1)(a) के अंदर स्पेसिफिकली एक चीज बोला है कि देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन। तो ये सप्लाई ही नहीं है। तो 7(1)(a) के अंदर ये सप्लाई नहीं है। तो प्लीज डोंट से दीज थिंग्स टू मी, ऐसे मैंने गवर्नमेंट को बोल दिया कि ये सप्लाई नहीं है। बट गवर्नमेंट ने बोला ये जो तूने सप्लाई किया है, मतलब लैपटॉप ट्रांसफर किया है विदाउट कंसिडरेशन टू स्टूडेंट, even though it is not a supply as per section 7(1)(a), but we are going to consider this as supply, and that's why this transfer without consideration is going to be considered as a supply, and this is called as deemed supply. मतलब ये मेरा आउटवर्ड डीम्ड सप्लाई हुआ, आउटवर्ड टैक्स, आउटवर्ड सप्लाई हुआ। तो कहने से आउटवर्ड सप्लाई पे एक वैल्यूएशन रूल्स लगेंगे और उसके हिसाब से एक टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा मेरे पे। बराबर, वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अभी अगर मुझे गवर्नमेंट को वो लायबिलिटी पे करना है तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर वन, मैं वो पॉकेट से निकाल के वो लायबिलिटी पे करूं, या फिर वो लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए मेरे पास जो आईटीसी है वो यूटिलाइज कर दूं। कोई भी रैशनल आदमी अगर होगा ना, तो अगर आईटीसी होगा तो कैश क्यों यूज करेगा? तो क्या करेगा? आईटीसी यूटिलाइज कर देगा। जब भी आईटीसी वो नोशनल लायबिलिटी क्रिएट किया ना, वो उसके अगेंस्ट जब आईटीसी मेरा रॉन्गली अवेल्ड यूज होगा, कैन आई से माय आईटीसी ऑटोमेटिकली बिकेम जीरो। माय आईटीसी ऑटोमेटिकली बिकेम जीरो बिकॉज वो नलिफाई हो गया ना दोस्त। अगर वो नलिफाई हो चुका है, देन इन दैट केस इसके ऊपर
एज सच कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ भी करने का। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया चापलूसी, गवर्नमेंट ने चापलूसी ये की कि ये रिवर्स करने के तरीके निकाले। ये रिवर्स करने के लिए अपने पास ये तो तरीका था नहीं कि बैक अकाउंट्स पे जाके डिलीट करो। गवर्नमेंट को कुछ भी करके जो आईटी से लिया है वो रिवर्स करवाना था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नोशनल टैक्स लायबिलिटी क्रिएट किया, आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी। वो जो टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करके मुझे बोला चल अमित पे कर अभी। मुझे अभी पे करना होगा तो मेरे पास आईटीसी पड़ा है तो मैं क्या करूंगा, वो 10,000 का आईटीसी लूंगा और वो नोशनल लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर दूंगा। इसका मतलब मेरा जो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी था ना, वो मैंने क्या कर दिया, यूटिलाइज कर दिया। इसके वजह से क्या हुआ, मेरा जो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी था दैट बिकेम जीरो, एंड दिस इज हाउ गवर्नमेंट आस्क्ड मी टू रिवर्स द आईटीसी ऑफ 10,000 by considering this transfer or disposal as deemed supply। बट अगर ये डीम्ड सप्लाई मानना होगा, एक मिनट मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने अगर आईटी से लिया ही नहीं होता, मुझे कोई बता सकता है कि क्या होता? मैंने आईटी से लिया ही नहीं, मैंने भले 10,000 का पेमेंट किया पर मैंने आईटी से लिया ही नहीं। अगर आईटी से लिया ही नहीं है, कभी गवर्नमेंट को इसका प्रॉब्लम होगा क्या? कभी गवर्नमेंट को मेरा प्रॉब्लम होगा क्या कि मैंने रॉन्गली अवेल्ड कुछ किया है? कुछ नहीं, मैंने अगर रॉन्गली अवेल किया ही नहीं होगा तो कैन आई से दैट डीम्ड सप्लाई का तो बात ही नहीं है। मैंने अगर रॉन्गली अवेल कुछ किया होगा तो ही वो डीम्ड सप्लाई मान के लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं ना। बट अगर मैंने आईटीसी लिया ही नहीं है, मतलब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, सो ये डीम्ड सप्लाई मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। और इसके वजह से ये डीम्ड सप्लाई मानने के लिए उन्होंने 3 कंडीशंस दिए। देयर हैज टू बी अ ट्रांसफर और डिस्पोजल, सच ट्रांसफर और डिस्पोजल हैज टू बी परमानेंट, एंड थर्ड चीज जिसके वजह से पूरा रामायण महाभारत हो रहा है, दैट इज आईटीसी शुड बी अवेल्ड। यही तो रिवर्स करने के लिए हम लोग कर रहे हैं सब कुछ। एंड ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मेरे हिसाब से टेक्निकल पॉइंट है, समझा तो एकदम अच्छे से समझेगा, बिकॉज इधर ना कुछ मैकेनिकल नहीं है इसके बाद ये होगा ऐसा नहीं है। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। ये आउटवर्ड सप्लाई जो विदाउट कंसिडरेशन है, ये विदाउट कंसिडरेशन को डीम्ड सप्लाई क्यों मान रहा हूँ, बिकॉज उनको क्या करना है, मैंने जो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी है वो रिवर्स करवाना है। वो रिवर्स करवाने के लिए मेरा वो आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी जनरेट कर रहा है। ये जो जनरेट कर रहा है गवर्नमेंट मुझे बोल रहा है अभी पे करिए, जनरेट करने के बाद बोल रहा है अब ये पे करने के लिए मैं आईटीसी यूटिलाइज करूंगा, सो ऑटोमेटिकली जो रॉन्गली अवेल्ड था वो मेरा यूटिलाइज हो गया। बराबर है कि नहीं? सो कंडीशंस फॉर डीम्ड सप्लाई के केस में 3 कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो ही अमित टू स्टूडेंट जो भी लैपटॉप ट्रांसफर हुआ था विदाउट कंसिडरेशन इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई। नंबर 1, ट्रांसफर और डिस्पोजल, सच ट्रांसफर शुड बी परमानेंट इन नेचर एंड आईटीसी शुड बी अवेल्ड ऑन इट। करेक्ट। इक्वल टू और मोर, वो दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूएशन। ये वैल्यूएशन के हिसाब से वैल्यू निकाला जाएगा, पर यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट राइट नाउ। जस्ट अज्यूम करो कि हाँ 10,000 तक आउटवर्ड लायबिलिटी आएगा, वो पे करना है मुझे। अभी के लिए इतना समझो। इजी लग रहा है? पक्का एकदम? एक बार अपना नोटबुक निकालो और ऊपर लिखो सेक्शन नंबर 71C। नोटबुक निकाल के लिखो सेक्शन नंबर 71C रेड विथ शेड्यूल 1। और मेरे केस में भी एक्चुअली एक बार ऐसे हुआ था, सेम चीज 71C ही एप्लीकेबल हुआ था कि मेरे ही घर के मतलब बाजू में ही देयर इज वन सब्जी वाला, मतलब वेजिटेबल वेंडर है। तो उनको सीए करना था, उसके उनके बेटे को सीए करना था। तो उन्होंने मेरे से एक बार पूछा था कि क्या करना चाहिए, क्या मतलब उनको उसको सीए करना है उसके बेटे को, तो क्या। तो पर उसने बोला कि सर आपका लेक्चर जो है वो ऑफलाइन होता है क्या, ऑनलाइन होता है क्या? मैंने बोला ऑनलाइन ले लो, काफी अच्छे से हो जाएगा, किधर से भी वो देख सकता है वैसा। उसने बोला ठीक है, पर उन्होंने बोला मेरे पास लैपटॉप नहीं है और मैंने रिसेंटली आईपैड परचेज किया था, रिसेंटली परचेज किया था। और मैंने बोला कि यार ठीक है उसको लेक्चर्स देखने हैं, तो मैं उसको आईपैड दे दूंगा। तो मैंने उसको आईपैड दे दिया यूज करने के लिए। ठीक है, अभी क्या हुआ है मालूम है, मैंने उसको दे ही दिया आईपैड। पॉइंट ये हुआ कि मैंने उसका आईटीसी ले लिया था, मैंने आईटीसी उसका ले लिया था, तो गलत है ना, बिकॉज मैं यूज कर रहा हूँ क्या? नहीं, मैं एक वेजिटेबल वेंडर को वो गिफ्ट दे दिया या ट्रांसफर कर दिया, वॉट एवर यू कॉल इट।
नाउ इन दिस केस मैंने तो गलत आईटीसी लिया, वो अभी यूटिलाइज करने के लिए मुझे अगर वो रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने जो उनको सप्लाई किया था मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, उसका पहले वैल्यू निकाला जाएगा। वैल्यू जो निकाला जाएगा वो पे ऑफ करना पड़ेगा उस पे जीएसटी, और वो जो जीएसटी पे ऑफ करूंगा वो मैं क्या यूज करूंगा, रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी यूज करूंगा। और ये मैंने किया भी है 7(1) के अंदर, मैंने डीम्ड सप्लाई मान के सब कुछ किया हुआ है। ठीक है, एक बार लिख लो फटाफट। चलो डन। ओके, ये अपना ट्रांसफर कंप्लीट हुआ दोस्त, ट्रांसफर टी। अभी हम लोग बात करते हैं आर मतलब रिलेटेड पार्टी। ये तो ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया, मतलब क्या बोल रहा है मालूम है इसमें उन लोगों को, if there is a transaction between two related parties even though it is without consideration we are going to consider this as supply, मतलब deemed supply। ठीक है, any transaction between them are going to be considered as deemed supply। now सर इसका वैल्यूएशन कैसे होता है, वैल्यूएशन कैसे होता है, तो वैल्यूएशन रूल्स में देखेंगे। सीए इंटर स्टूडेंट्स एकदम चिल रहो, कुछ लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। सीए में इंटर स्टूडेंट्स के लिए सीखना है कि वैल्यूएशन कैसे होता है, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, नाउ रिलेटेड पार्टी, ये पॉइंट देख लिया। उसके बाद देखते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन का पार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन टू रिलेटेड पार्टीज is going to be considered as deemed supply, but any transaction between two distinct persons will also be considered as deemed supply। what is the meaning of distinct person, everybody will pay attention here। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, जस्ट दैट बड़ा बड़ा लिखा है उन्होंने, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। सेक्शन 25 में उन्होंने डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में लिखा है। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या, दो अलग अलग लोग। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या, दो अलग अलग लोग। इफ एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पर्सन इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई। अभी देखते हैं, चलो आ जाओ। सबसे पहले मैं इधर एक स्टेट निकालता हूं, उसका नाम है महाराष्ट्र। सबसे पहले एक चीज समझो, दैट एवरी स्टेट is required to take only one registration। For example, I have two offices. One office is in Mumbai, one office is in Pune। ठीक है, तो अगर मेरे पास दो ऑफिसेस होंगे, डू आई रिक्वायर टू टेक टू रजिस्ट्रेशन? नो, एवरी स्टेट को एक ही रजिस्ट्रेशन जरूरत है। एज पर द लॉ यू आर रिक्वायर टू टेक ओनली वन, बट कैन आई टेक टू? यस, इफ यू वांट टू यू कैन टेक, बट लॉ ऐसे कुछ नहीं बोल रहा है। लॉ बोल रहा है कि भाई एक स्टेट को एक ही लगेगा, अगर तुम लोगों को दो लेना तो ले ले। ठीक है, अज्यूम करते हैं सिचुएशन नंबर वन, वेयर मुंबई ऑफिस का अलग रजिस्ट्रेशन लिया है एंड पुणे ऑफिस का भी अलग रजिस्ट्रेशन लिया है। आरपी मतलब रजिस्टर, एक सेकंड, और पुणे का भी क्या लिया है, अलग रजिस्ट्रेशन लिया है। बराबर है। अगर गवर्नमेंट बोल रहा है कि अगर तुम लोग ने इंट्रा स्टेट दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं तुम लोग, देन इन दैट केस तुम दोनों क्या माने जाओगे, डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाओगे। तुम दोनों क्या माने जाओगे, डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाओगे। इसका मतलब अगर मुंबई ने पुणे को कुछ भी ट्रांसफर किया, इफ इट इज स्टॉक ट्रांसफर ऑल्सो, if it is stock transfer also, still it will be considered as a deemed supply because these two are distinct persons। झूल से कि सर ये गलत हो रहा है, सर ये गलत हो रहा है, मुंबई से पुणे अगर स्टॉक ट्रांसफर भी हो रहा है, स्टॉक ट्रांसफर तो विदाउट कंसिडरेशन ही होगा, तो स्टॉक ट्रांसफर भी हो रहा है ना पुणे में, तो भी हम लोग इसको डीम्ड सप्लाई मानेंगे। डोंट यू थिंक ये पुणे के साथ गलत हो रहा है? डोंट यू थिंक ये पुणे के साथ गलत हो रहा है? पुणे से जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। वैल्यूएशन अभी के लिए छोड़ दो कि कैसे वैल्यूएशन होगा।
पुणे को पेमेंट कुछ नहीं करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पेमेंट नहीं करना है, पर जीएसटी का पेमेंट करना है। See, अगर ये विद कंसिडरेशन होता ना तो 7(1) में ही आ जाता। ये विदाउट कंसिडरेशन है, वही हम लोग बात कर रहे हैं कि एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पर्संस विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई। सो मुंबई पुणे को क्या कर रहा है, पैसा भेज रहा है, पैसा क्या बोल रहा हूँ, गुड्स भेज रहा है। सो डोंट यू थिंक ये पुणे ऑफिस के साथ गलत हो रहा है इन दिस केस? बिकॉज जब भी सिर्फ गुड्स भेजे जा रहे हैं तो उसमें पैसा ले रहा है जीएसटी। सो मैं तुम लोगों को एक चीज बताऊं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मतलब पुणे के साथ गलत नहीं हो रहा है। प्लीज समझो बात को। वो लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है, तुम लोग मुंबई टू पुणे सप्लाई कर रहे हो, मुंबई ऑफिस है और पुणे ऑफिस में तुम लोग कुछ सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और ये तो सिर्फ स्टॉक ट्रांसफर है, ये तो सिर्फ स्टॉक ट्रांसफर है, ये तो सेल सेल भी नहीं है, स्टॉक ट्रांसफर है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस एज डीम्ड सप्लाई। क्यों? बिकॉज मुंबई ऑफिस इज रजिस्टर्ड पर्सन, पुणे ऑफिस इज ऑल्सो रजिस्टर्ड पर्सन, बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन। तो ये डीम्ड सप्लाई माना गया, ठीक है। उस पर जीएसटी कितना होगा समझ, 100 रुपए का जीएसटी। ठीक है। और तुम लोग अभी पुणे ऑफिस को 100 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा मुंबई को, और मुंबई विल गो टू द गवर्नमेंट एंड पे द जीएसटी। पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गलत? बिकॉज व्हेन पुणे ऑफिस विल सेल इट फर्दर, when Pune office will sell it further, Pune office will be able to take the ITC of this. उसको आईटीसी मिल जाएगा। जो भी पुणे ऑफिस पे करेगा ना टू मुंबई ऑफिस, पुणे ऑफिस को उसका क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? इसका मतलब अगर किसी को भी सेल किया होगा और इसने कुछ पेमेंट किया और उसका पेमेंट है 100 रुपीज का, तो पुणे ऑफिस विल हैव टू पे 100 रुपीज, बराबर है। अभी वो जो 100 रुपीज का पेमेंट करेगा पुणे ऑफिस, तभी 100 का पेमेंट करना है, पर उसने ऑलरेडी पे किया है। तो इसकी वजह से कितने का पेमेंट होगा? नहीं। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस इज नॉट रॉन्ग विच इज हैपनिंग? नाउ द क्वेश्चन कम्स कि किया ही क्यों? ये क्वेश्चन आता है कि सर ये किया ही क्यों, इसका क्या जरूरत था ऐसे करने का? ये करने का जरूरत इसके लिए था बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू ट्रैक द गुड्स, कि गुड्स किधर से किधर जा रहे हैं। बिकॉज पुणे ऑफिस के साथ वैसे भी गलत नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज पुणे ऑफिस इज गोइंग टू गेट द आईटीसी। तो अगर किसी के साथ भी गलत नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट ट्रैकिंग तो हो जाएगा किधर से किधर गुड्स जा रहा है। इसके वजह से उन्होंने ये डीम्ड सप्लाई का कॉन्सेप्ट निकाला। समझ रहे हैं कि नहीं? तो पुणे ऑफिस जब भी आगे चीज बेचेगा, तभी जो जीएसटी का रिकवर करेगा, वो जब भी पेमेंट करना है तभी वो ये 100 रुपीज जो पे किया वो क्या करेगा, उसका क्रेडिट ले लेगा एंड ही विल पे नथिंग टू द गवर्नमेंट। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन जिन्होंने बोला था कि हाँ गलत तो है, गलत तो है? इज आर यू क्लियर नाउ कि क्यों पुणे ऑफिस के साथ गलत नहीं हो रहा है? बिकॉज पुणे ऑफिस से जो भी जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा उसका सबका पुणे ऑफिस को आईटीसी मिल जाएगा। यस एवरीबडी, आई नीड एवरीबडीज कॉन्ट्रीब्यूशन। जी, ओके। देखो, मुंबई ऑफिस, पुणे ऑफिस, रजिस्ट्रेशन अलग अलग लिया है। यस, रजिस्ट्रेशन अलग अलग लिया है। तो अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया है तो क्या माने जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, ठीक है ना। बात को समझो, अगर उन्होंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, समझ मुंबई का भी सेम रजिस्ट्रेशन है, पुणे का भी सेम रजिस्ट्रेशन हो सकता है ना, एक ही सिंगल रजिस्ट्रेशन है, तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे क्या? नहीं, वो डिस्टिंक्ट पर्सन हम नहीं। करेक्ट, ये दोनों को हम लोग डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं मान। अगर एक ही रजिस्ट्रेशन होगा ना तो हम दोनों के सामने, लाइक गवर्नमेंट के सामने तो एक ही बंदा है, वो पुणे ऑफिस मुंबई ऑफिस में भेज रहा है तो एक ही बंदा है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन तो एक ही है। तो उसको हम लोग डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं मानेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तभी हम लोग जीएसटी नहीं लगाएंगे फॉर स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब समझो रहे, इंग्लिश समझो, इंग्लिश है बाकी कुछ नहीं। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब दो अलग लोग, दो अलग लोग मतलब दो अलग रजिस्ट्रेशन होंगे तो हम लोग वो डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे।
इससे क्या अचीव होगा डिस्टिंक्ट पर्सन मान के? एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन वन डिस्टिंक्ट पर्सन टू अनदर डिस्टिंक्ट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग व्हिच इज हैपनिंग? नो, बिकॉज जिससे जीएसटी कलेक्ट होगा उससे क्या मिल जाएगा? उसको आईटीसी मिल जाएगा। तो वो जब भी गवर्नमेंट को आगे कौन सा भी पेमेंट करेगा, तभी वो जो गवर्नमेंट को ऑलरेडी उसने पे किया है, मतलब जो डीम्ड सप्लाई के केस में, उसका वो क्रेडिट ले सकता है। तो उसका कॉस्ट नहीं है, भले वो दिख रहा है अभी कॉस्ट, पर उसका कॉस्ट नहीं है। पुणे ऑफिस को भले जीएसटी देना पड़ेगा, पर he'll take the आईटीसी ऑफ दैट। करेक्ट है? ओके, तो ये एक पॉइंट हुआ। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। मुंबई ऑफिस का एक अलग रजिस्ट्रेशन है, और एक मेरा और एक ऑफिस है यूपी में। मुंबई के ऑफिस से मैंने यूपी ऑफिस में कुछ गुड्स ट्रांसफर किए, स्टॉक ट्रांसफर। सी तुम लोगों को ना, ये जो सीख रहे हो ना तुम लोग अभी, इसका इंपैक्ट नहीं समझेगा कि सर इंपैक्ट इसका किधर आ रहा है, मतलब क्या सीख रहे हैं हम। बिकॉज इसके जो क्वेश्चंस है ना दोस्त, इसके क्वेश्चंस आगे के चैप्टर्स में मिलेंगे तुम लोगों को अच्छे से, राइट? तो इसके वजह से ना अभी जस्ट जितना समझा रहा हो उतना समझो, बट ये कॉन्सेप्ट यूज होंगे। हाँ, ये तो मैंने बोला ही नहीं तुम लोगों को कि सर इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है क्या, आता है क्या, कभी कभी। बट मैक्सिमम टाइम्स सप्लाई में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं 4 से 5 चैप्टर से, और इसके वजह से हम लोगों को सप्लाई बहुत अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो भले भले उसमें से मेन क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, हाई पॉसिबिलिटी कि नहीं आएगा, बट इसका लॉजिक और कॉन्सेप्ट बहुत जगह पे यूज होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके। अभी मुंबई में एक मेरा ऑफिस है, जस्ट इमेजिन करो कि मुंबई में एक मेरा ऑफिस है और दूसरा ऑफिस यूपी में है, मेरा ही ऑफिस है, ठीक है। और यूपी का जो ऑफिस है वो एक, उसका मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, तो वो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे क्या? यस, वो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे, बराबर। तो बेसिकली मुंबई ऑफिस से यूपी ऑफिस में कुछ भी स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, उसमें जीएसटी लगेगा क्या? यस, जीएसटी लगेगा, बिकॉज दिस इज डीम्ड सप्लाई। नाउ क्वेश्चन कम्स कि सर ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ये जो स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है यूपी को, डीम्ड सप्लाई मान के जीएसटी पे करेगा, एंड यूपी ऑफिस विल टेक द आईटीसी फॉर दैट। आगे यूपी ऑफिस जो जो सप्लाई करेगा खुद के नाम पे, वो जो जीएसटी लाइबिलिटी आएगा उसके अगेंस्ट वो ये जो आईटीसी, मतलब आईटीसी लिया था, वो यूटिलाइज कर देगा। करेक्ट? तुम लोगों को समझा है क्यों फर्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट था अभी? ओके, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यूपी ऑफिस इज, समझो, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, यूपी ऑफिस का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। व्हाट डू यू थिंक, विल दीज टू पर्सन, मतलब मुंबई ऑफिस जो रजिस्टर्ड है एंड यूपी ऑफिस का रजिस्ट्रेशन नहीं है, व्हाट डू यू थिंक, विल दीज बी कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन? Will these be considered as distinct persons? What do you think? क्या लगता है? मुंबई ऑफिस एंड यूपी ऑफिस जो रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, वो डिस्टिंक्ट पर्संस माने जाएंगे क्या? मुंबई इज रजिस्टर्ड, यूपी इज अनरजिस्टर्ड। तो फिर नहीं होगा, कॉज रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे डीम्ड सप्लाई होता है, ठीक है। पर मैं तुम लोगों को एक चीज बताऊं, अगर यूपी ऑफिस रजिस्टर्ड है तो मुंबई एंड यूपी बोथ आर डिस्टिंक्ट पर्संस, बराबर है। बट मैं तुम लोगों को बताऊं, अगर यूपी ऑफिस रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया होगा ना, गवर्नमेंट सेज दैट दीज आर डिस्टिंक्ट पर्संस। कभी भी याद रखना, कभी भी याद रखना, इंटर स्टेट जब भी गुड्स ट्रांसफर होते हैं, गवर्नमेंट वांट्स टू सी वेयर द गुड्स आर गोइंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द सामने वाला पर्सन जो यूपी है वो रजिस्ट्रेशन उसने लिया है या नहीं लिया है। इसमें एक कंडीशन याद रखना कि इंट्रा स्टेट के केस में देखेंगे कि दोनों के पास रजिस्ट्रेशन है क्या,
बट इंटर स्टेट जब भी होता है तभी हम लोग ये चीज कभी भी नहीं देखेंगे जब भी सामने वाले के पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। सब डाउट्स लोगों का क्लियर किए जाएंगे। डोंट ट्राई टू राइट डाउन कि हाँ सर इसमें ऐसे क्या, रुको रुको जरा रुको। मैं बोल रहा हूं कि मुंबई ऑफिस अगर रजिस्ट्रेशन उन्होंने लिया होगा और अगर यूपी ऑफिस ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो भी मैं यूपी ऑफिस को ट्रांसफर किया होगा, देन इन दैट केस अगर यूपी का रजिस्ट्रेशन होगा तो वो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। अगर यूपी ऑफिस रजिस्टर्ड नहीं भी होगा ना तो भी हम लोग क्या मानेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। नाउ इसका मतलब अज्यूम करो दैट मुंबई ऑफिस इज रजिस्टर्ड एंड यूपी ऑफिस इज अनरजिस्टर्ड। इसका मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं, जो भी स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम मुंबई टू अनरजिस्टर्ड यूपी ऑफिस उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। मतलब मुंबई ऑफिस विल चार्ज जीएसटी ऑन दैट, भले वो विदाउट कंसिडरेशन है। बट नाउ डोंट यू थिंक यूपी ऑफिस के साथ गलत हो रहा है? नाउ डोंट यू थिंक यूपी ऑफिस के साथ गलत हो रहा है? जस्ट इमेजिन करो, ट्रांजैक्शन इमेजिन करो, मुंबई ऑफिस रजिस्टर्ड है, यूपी ऑफिस अनरजिस्टर्ड है। मैं गुड्स भेज रहा हूं रजिस्टर्ड पर्सन से अनरजिस्टर्ड पर्सन को और जिस पे जीएसटी चार्ज कर रहा हूं। अभी तक हमारा ये पॉइंट था कि डिस्टिंक्ट पर्सन मानो, डीम्ड सप्लाई मानो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज सामने वाला पर्सन आईटीसी लेने वाला है। बट इन दिस केस व्हाट डू यू थिंक, इधर यूपी ऑफिस के साथ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है? आईटीसी ले ही नहीं पाएगा। तो कहना से यूपी ऑफिस के साथ गलत हो रहा है? यस, यूपी ऑफिस के साथ गलत हो रहा है। मैं तुम लोगों को बताऊं तो भी यूपी ऑफिस के साथ गलत नहीं हो रहा है। तो भी यूपी ऑफिस के साथ गलत नहीं हो रहा है। सी यू नीड टू कंट्रीब्यूट। अगर तुम लोग ने कंट्रीब्यूट नहीं किया तुम लोग को समझेगा कि नहीं तुम लोग गलत हो कि राइट हो। राइट, अब मुझे भी नहीं समझेगा कि तुम लोग करेक्ट करेक्ट जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो पॉइंट इज कि मुंबई ऑफिस अगर रजिस्ट्रेशन लिया है, उन्होंने अगर स्टॉक ट्रांसफर किया है यूपी ऑफिस को, एंड यूपी ऑफिस अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन तो भी मानेंगे। इसका मतलब ये जो है, ये सप्लाई को हम लोग डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। पर सर ये गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। किसके साथ? यूपी ऑफिस के साथ। मैं तुम लोगों को बताऊं नहीं गलत हो रहा है। क्यों नहीं गलत हो रहा है? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। अभी दिमाग लगाओ, अभी दिमाग लगाओ क्यों गलत नहीं हो रहा है। क्योंकि एग्जाम्पल लेते हैं, मुंबई ऑफिस में मेरा एक टीवी पड़ा है। मैंने बोला मुंबई ऑफिस से वो टीवी मंगाया यूपी ऑफिस में। यूपी ऑफिस इज अनरजिस्टर्ड। इमेजिन करो, मुंबई ऑफिस में एक टीवी पड़ा है, वो मुझे यूपी ऑफिस में मंगाना है। तो मैंने क्या किया, वो यूपी ऑफिस से मैंने मंगाया, मुंबई ऑफिस से मंगाया यूपी ऑफिस में। स्टॉक ट्रांसफर हुआ, गवर्नमेंट बोल रहा है कि तुझे क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है। यूपी ऑफिस ने जीएसटी दे दिया और वो आईटीसी नहीं ले सकता बिकॉज वो रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। ये गलत हो रहा है। बट मैं तुम लोगों को अगर ये चीज बोलूं कि यूपी आप, तुम लोगों को क्या लग रहा है कि वो मुंबई ऑफिस से मंगाया और जीएसटी लगाया तो मेरे साथ गलत हो रहा है। बट अगर यही चीज यूपी ऑफिस बाहर के मार्केट से टीवी लेता ना, अगर यही चीज यूपी ऑफिस बाहर के मार्केट से अगर टीवी लेता ना तो भी उसको आईटीसी नहीं मिलता। यूपी ऑफिस अगर बाहर के मार्केट से भी टीवी लेता ना तो भी उसको आईटीसी नहीं मिलता। सो इसके वजह से मैं बोल रहा हूं कि ये जो मुंबई टू यूपी ट्रांसफर हो रहा है, तुम लोग बोल रहे हो ये गलत है। बट कहना से यूपी जब भी बाहर से भी कुछ परचेज करता है तो भी उसको आईटीसी नहीं मिलता है। सो एज सच देयर इज नथिंग रॉन्ग विच इज हैपनिंग विद दिस ट्रांजैक्शन। वो बाहर से ले या अपने ही ऑफिस से ले, जीएसटी पे कर रहा है और करना पड़ेगा। एंड नंबर वन, नंबर टू ये है कि उसको आईटीसी दोनों केसेस में नहीं मिलेगा। मुंबई टू ये ट्रांसफर हो रहा है तभी भी नहीं मिल रहा है, बाहर से परचेस कर रहा है तभी भी नहीं मिल रहा है। अगर तुझे आईटीसी चाहिए, यू टेक द रजिस्ट्रेशन नाउ। अंडरस्टैंडिंग? सो यूपी ऑफिस अगर रजिस्टर्ड है तो भी वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। यूपी ऑफिस वो एक अनरजिस्टर्ड है तो भी वो एक डिस्टिंक्ट पर्सन है। सो एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन मुंबई टू यूपी, यूपी इज रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, स्टिल दे विल बी कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन्स। अंडरस्टैंडिंग? नाउ और एक पॉइंट है, दैट इज गोवा ऑफिस।
गोवा ऑफिस क्या बनाता है मालूम है? दारू बनाता है, दारू। ठीक है, दारू बनाता है, बेचता है। यूपी ऑफिस क्या करता है मालूम है? यूपी ऑफिस कुछ चकना सप्लाई करता है गोवा ऑफिस को। चकना। ऑफ कोर्स गोवा ऑफिस जो होगा वो अनरजिस्टर्ड होगा, बिकॉज वो दारू बेचता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि यूपी ऑफिस ने जो भी चकना बेचा है गोवा ऑफिस को, वो मतलब हम ये दोनों डीम्ड सप्लाई माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? मैं तुम लोगों को बताऊं, ये भी डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। क्यों? इट डज नॉट मैटर कि सामने वाला क्या कर रहा है रे। इट डज नॉट मैटर सामने वाला रजिस्टर्ड है कि नहीं। मैं जो बेच रहा हूं वो दारू बेच रहा हूं क्या? नहीं, वो क्या बेच रहा है? नॉर्मल गुड्स बेच रहा है। तो जो भी यूपी ऑफिस से गोवा ऑफिस में जाएगा उस पर जीएसटी क्यों नहीं लगेगा भाई? वो तो नॉर्मल गुड्स बेच रहा है ना। इसके वजह से वो चकना पे क्या लगेगा दोस्त? जीएसटी लग जाएगा। मतलब ये दोनों भी क्या माने जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। और ये तेरा डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेट क्वेश्चन डिस्टिंक्ट पर्सन में से नहीं आएगा, बट डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट किधर ना किधर यूज होगा। ओके। नाउ सब लोग इधर देखना, डिस्टिंक्ट पर्सन हम लोग फटाफट रिवाइज करते हैं। देखो इधर देखो, सब अभी तुम लोग ही बताओगे डिस्टिंक्ट पर्सन में क्या था। सब लोग इधर देखेंगे, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दो ऑफिस है, एवरीबडी विल कॉन्ट्रीब्यूट नाउ। मुंबई, पुणे। मुंबई का अलग रजिस्ट्रेशन लिया है, पुणे का अलग रजिस्ट्रेशन लिया है। कैन यू टेल मी वेदर दिस इज whether these people are considered as distinct persons? Whether these people will be considered as distinct persons? अगर सेम स्टेट में है, दो रजिस्टर्ड पर्सन है, whether these persons will be considered as distinct persons? These persons will be considered as distinct persons. Okay. अगर हम दोनों ने एक ही रजिस्ट्रेशन लिया है, whether these Mumbai and Pune office will be considered as distinct persons? No, these two will not be considered as distinct persons. बराबर, एकदम सिंपल है। अभी देर इज वन मोर ऑफिस इन यूपी। यूपी के अंदर मुंबई में से कुछ गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं यूपी को। और मुंबई ऑफ कोर्स रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है। यूपी अगर रजिस्टर्ड पर्सन है या यूपी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, डज इट मैटर फॉर मुंबई ऑफिस? नो। हम वो दोनों क्या बन जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन दोनों केसेस में बन जाएंगे। और इधर है गोवा ऑफिस। गोवा ऑफिस क्या बनाता है? दारू बनाता है। इन दिस केस यूपी के रजिस्टर्ड पर्सन से अगर गोवा ऑफिस में कुछ भी ट्रांसफर हो रहा है, तो वो भी क्या माना जाएगा? डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। एंड इधर ये भी अनरजिस्टर्ड है, बिकॉज ये दारू बेचता है। राइट? एकदम अच्छे से समझा। एक बार अपना बुक निकालना और ऊपर लिखना डिस्टिंक्ट पर्सन करके। बुक निकालना और ऊपर लिखना डिस्टिंक्ट पर्सन करके। करेक्ट, ऑलवेज। सो अगर एग्जाम ओरिएंटेड अगर पढ़ने का सोचा तो कैसे सोचेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई में दो लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। इंट्रा स्टेट, दो लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा तो ही डिस्टिंक्ट पर्सन। इंटर स्टेट में अगर सप्लायर भी रजिस्टर्ड होगा ना, इट डजेंट मैटर कि इंटर स्टेट में सामने वाला जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है या नहीं। करेक्ट। एक बार डिस्टिंक्ट पर्सन ड्रॉ करो ना अपने बुक में। देखो हम लोग ने 7(1) में क्या देखा? ट्रांसफर देखा, रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन देखा। एंड इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस जो है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में तुम लोग अगर 7(1) में आए ना, 7(1) में तुम लोगों को दो पार्ट्स मैंने दिखे थे। नंबर वन 7(1) विथ कंसिडरेशन का एक पार्ट था, और नंबर टू विदाउट कंसिडरेशन का एक पार्ट था। 7(1) वॉज ओनली दिस। सिर्फ 7(1) विथ कंसिडरेशन का ही बात करता है।
बट 7(1)(c) का बात किया तो एंटायर पॉइंट ऑफ विदाउट कंसिडरेशन इज 7(1)(c), जो मैंने एक ही चार्ट में तुम लोगों को डाल दिया, राइट? तो ये अलग अलग से करने का जरूरत नहीं है, एक ही चार्ट में तुम लोग दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। मंथन क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी थोड़ा तुम लोग दिमाग लगा के पूछो यार क्वेश्चन। अगर सर अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड होगा तो डीम्ड सप्लाई मानेंगे क्या? अरे भाई यार, अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड होगा तो जीएसटी क्यों लगेगा? अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड होगा तो जीएसटी क्यों लगेगा? डीम्ड सप्लाई मान के अल्टीमेटली क्या अचीव कर रहा है? जीएसटी लगेगा। अगर दोनों अनरजिस्टर्ड होंगे तो जीएसटी लगेगा क्या? कम ऑन यार। ठीक है, तो ये बात हुआ, समझा क्या मंथन? ये ट्रांसफर है, ये रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन है, और ये हो गया इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। इधर तक एकदम परफेक्ट कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग पी पे आते हैं, दैट इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ओके, और ये अपना आज के लिए डिस्कशन का लास्ट पॉइंट होगा, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। सब लोग ध्यान देना। देखो, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप के अंदर एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है, एक कस्टमर है। ठीक है, प्रिंसिपल ने एजेंट को ट्रांसफर किया गुड्स, गुड्स ट्रांसफर किए, सिर्फ सिर्फ गुड्स ट्रांसफर किए, सेल नहीं किए, ट्रांसफर किए, और एजेंट ने वही गुड्स आगे जाके कस्टमर को बेच दिया। अभी तुम लोग मुझे बताओ, अगर तुम लोग प्रिंसिपल हो, मैं तुम्हारा एजेंट हूं, राइट? अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स सिर्फ ट्रांसफर किए हैं तो इस पे जीएसटी लगना चाहिए क्या? नहीं लगना चाहिए, बराबर है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि ना ना ना, ये जो प्रिंसिपल टू एजेंट गुड्स ट्रांसफर हो रहा है ना, हम लोग इस पे क्या लगाएंगे, इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? डीम्ड सप्लाई कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? डीम्ड सप्लाई। और ये डीम्ड सप्लाई कभी कंसिडर करेंगे मालूम है? ओनली व्हेन दिस एजेंट is raising an invoice on the customer in his own name। मतलब ये समझो क्या है, प्रिंसिपल टू एजेंट जो भी सप्लाई हुआ है विदाउट कंसिडरेशन का, वो कभी डीम्ड सप्लाई माना जाएगा ओनली व्हेन द एजेंट इज रेजिंग द इनवॉइस ऑन द कस्टमर इन हिज ओन नेम। सर इसका मतलब क्या, समझा नहीं सर? इसका मतलब ये है दैट एजेंट जब भी खुद के नाम पे, प्रिंसिपल के नाम पे नहीं, खुद के नाम पे अगर कस्टमर को इनवॉइस रेज कर रहा है, देन इन दैट केस कहने से एजेंट का आउटवर्ड टैक्स जनरेट हो जाएगा, आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स जनरेट हो जाएगा, बराबर है। अगर आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स जनरेट हो गया, फॉर एग्जाम्पल से बात करते चले, प्रिंसिपल ने एजेंट को जो सप्लाई किया था, ये जो सप्लाई था वो था 1 लाख रुपीज का, पर ये विदाउट कंसिडरेशन था, ये वर्थ 1 लाख रुपीज है, ये विदाउट कंसिडरेशन में वर्थ 1 लाख रुपीज है। उस पर जीएसटी लगता है 10,000 का। अभी डीम्ड सप्लाई तो मान लिया, बराबर, ओके, तो एजेंट को 10,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, बट एजेंट कभी डीम्ड सप्लाई माना जाएगा ओनली व्हेन एजेंट इज रेजिंग द इनवॉइस ऑन द कस्टमर इन हिज ओन नेम। प्लीज समझना, अभी अभी जब भी एजेंट वही गुड्स आगे बेचेगा, ऑफ कोर्स कुछ प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होगा, एवरीबडी, बराबर ना? एजेंट थोड़ी प्रॉफिट एलिमेंट डालता है बीच में, करेक्ट? सो 1 लाख रुपीज के गुड्स बेचा जाएगा, प्लस 10,000 का जीएसटी लगाया जाएगा। मुझे बता, कहने से कस्टमर विल मेक अ पेमेंट ऑफ, से अगर जीएसटी का बात किया तो 10,000 के जीएसटी का पेमेंट करेगा, बराबर है। और एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को ऑलरेडी जीएसटी कितना पे किया है? 10,000 का पे किया। कहने से इवन दो दिस इज कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई, agent will have to pay the amount of 10,000 of GST to the principal, but agent will be able to take the ITC of 10,000 rupees against his outward supply. Can I say he can take the ITC only when it is his outward supply? There has to be some kind of outward supply for the agent, और अगर agent का कुछ भी outward supply नहीं होगा तो principal and agent का transaction will not be considered as deemed supply। मैं वापस बोल रहा हूं, प्रिंसिपल एंड एजेंट का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो डीम्ड सप्लाई कभी माना जाएगा ओनली व्हेन द एजेंट इज रेजिंग द इनवॉइस इन हिज ओन नेम, व्हिच मींस एजेंट का कुछ आउटवर्ड टैक्स होना चाहिए। एजेंट का अगर आउटवर्ड टैक्स है तो ही प्रिंसिपल टू एजेंट को डीम्ड सप्लाई मान के जीएसटी चार्ज किया जाएगा। सर ऐसा क्यों होगा? बिकॉज अगर हम लोग एजेंट ने
अगर एजेंट ने इनवॉइस रेज नहीं किया, एजेंट ने इनवॉइस रेज नहीं किया, तुम लोग मुझे बताओ, एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस रेज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इज देयर एनी आउटवर्ड टैक्स फॉर द एजेंट? No, because agent is not raising the invoice in his own name. And that's why there is no outward tax for the agent. If there is no outward tax for the agent, and if you charge GST on this transaction, can I say agent को इधर value प्लस जीएसटी ये दोनों का पेमेंट करना पड़ेगा। जो जीएसटी का आईटीसी लेके भी वो करेगा क्या अगर उसका अगर आउटवर्ड टैक्स ही नहीं है? आउटवर्ड टैक्स होगा तो ही तो एजेंट उसके अगेंस्ट यूज कर सकता है। बट अगर एजेंट का आउटवर्ड टैक्स ही नहीं होगा और अगर इधर जीएसटी लगाया, देन इट विल बिकम अ बर्डन फॉर द एजेंट। बिकॉज आईटीसी मिल, अरे आईटीसी लेके वो आचार डालेगा आईटीसी का, आईटीसी लेके करेगा क्या? किसके अगेंस्ट यूज करेगा? वो नहीं कर सकता ना। इसकी वजह से उन्होंने बोला है प्रिंसिपल टू एजेंट जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो क्या माना जाता है? डीम्ड सप्लाई माना जाता है। डीम्ड सप्लाई माना जाता है only when the invoice on the customer is raised by the agent, because when agent raises the invoice, agent का आउटवर्ड टैक्स जनरेट होता है और वो डीम्ड सप्लाई के केस में जो भी जीएसटी पे किया उसका वो आईटीसी ले सकता है। इज एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर? इज एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर? सो अगर मैंने कंक्लूड किया कि प्रिंसिपल टू एजेंट का सप्लाई विल इट बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई? It will all be dependent upon who is raising the invoice. If the invoice on the customer is raised by agent, then principal to agent का supply will be considered as deemed supply. इससे क्या होगा? डीम्ड सप्लाई कंसिडर करने के वजह से इधर जीएसटी चार्ज होगा और जीएसटी का एजेंट क्या कर सकता है? आईटीसी ले सकता है। एंड आईटीसी लेके विल ही बी एबल टू यूटिलाइज इट? यस, बिकॉज ही इज रेजिंग द इनवॉइस ऑन द कस्टमर। इसकी वजह से वो आईटीसी ये आउटवर्ड टैक्स पे यूज भी कर सकता है। तो ये तेरा फंडा है 4 पॉइंट्स का विदाउट कंसिडरेशन वाला, प्रिंसिपल टू एजेंट। एक ही चीज याद रखना है कि भाई प्रिंसिपल टू एजेंट के केस में डीम्ड सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे, इट विल ऑल बी डिपेंडेंट अपॉन हु इज रेजिंग द इनवॉइस ऑन द कस्टमर। इफ एजेंट इज रेजिंग द इनवॉइस ऑन द कस्टमर, देयर विल बी एजेंट्स आउटवर्ड टैक्स। तो वो जो आउटवर्ड टैक्स होगा तो प्रिंसिपल टू एजेंट सप्लाई मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर एजेंट इज नॉट रेजिंग द इनवॉइस ऑन द कस्टमर, which means there is no outward tax for the agent, so which means principal to agent जो भी ट्रांसफर किया जाएगा उस पे प्लीज डीम्ड सप्लाई मत मानना, बिकॉज ये एजेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा, एजेंट का बर्डन फालतू का बढ़ जाएगा, बिकॉज वो आईटीसी किसके अगेंस्ट यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। इज एवरीबडी क्लियर विद दिस पार्ट? इज एवरीबडी क्लियर विद दिस पार्ट? सिर्फ एक चीज खुद को बताना कि कौन इनवॉइस रेज कर रहा है। इफ इनवॉइस ऑन द एजेंट इज रेज्ड बाय invoice on the agent is raised by the invoice on the customer is raised by the agent, principal to agent will be considered as deemed supply. That's it. इतना एग्जाम ओरिएंटेड याद रखना है। एक बार लास्ट पॉइंट लिखोगे ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में। ओके, आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार, हम लोग ने क्या क्या किया आज के दिन में। आ जाओ, देखो, अगर सप्लाई अगर होगा और सप्लाई नहीं होगा, अगर सप्लाई नहीं होगा तो नो जीएसटी। अगर सप्लाई होगा दैट सप्लाई कैन ईदर बी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। अगर टैक्सेबल सप्लाई होगा तो जीएसटी लग जाएगा, टैक्सेबल सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है, देख लिया। इसके साथ साथ हम लोग ने फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट किया आज के दिन में, 71A, 71AA, 71B एंड 71C रेड विथ शेड्यूल 1।
इसके अंदर 7(1) के अगर अगर तुम लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने 3 कंडीशंस देखे थे। सबसे पहला कंडीशन बेस्ट एलडीआर में फॉल होना चाहिए सप्लाई होने के लिए, बराबर। देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन एंड इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। नंबर 2, 7(1) व्हेन एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी प्रोवाइड्स एनी सर्विस टू its members, then in that case for a consideration, then in that case this will be considered as supply. ओके okay. उसके बाद 7(1) का बात करते हैं। 7(1) में बात क्या है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। विथ कंसिडरेशन वो बिजनेस के लिए है या बिजनेस के लिए नहीं है, डज नॉट मैटर, इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। बट इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन में दो पार्ट्स कौन से आएंगे, रिलेटेड पार्टी से इंपोर्टेशन किया था या अनरिलेटेड पार्टी से किया था। If it is imported from an unrelated party, it will not be considered as supply. But if it is imported from a related party, देखो कि वो बिजनेस के लिए है या बिजनेस के लिए नहीं है। अगर मैं बिजनेस के लिए होगा तो इट इज कंसिडर्ड एज सप्लाई, पर अगर बिजनेस के लिए नहीं होगा इट इज नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई। एकदम बराबर। ओके, 7(1) कंप्लीट हुआ। ये जो 7(1) का जो सॉरी इंपोर्टेशन के केस में जो विथ कंसिडरेशन का पार्ट है ना, दैट इज एक्चुअली 7(1) और जो विदाउट कंसिडरेशन का पार्ट है ना, दैट इज एक्चुअली 7(1)(c). 7(1)(c) talks about supply without consideration is also considered as supply and that's why it is called as deemed supply. इसमें 4 पॉइंट्स थे, TRIP, TRIP। इसका क्या मतलब है? टी मतलब ट्रांसफर। याद है, अगर मैंने गुड्स परचेस किए, कैपिटल गुड्स, उस पे आईटीसी ले लिया, बट आई डिड नॉट यूज इट फॉर बिजनेस पर्पस, आई ट्रांसफर्ड इट। गवर्नमेंट ने बोला जो भी तूने ट्रांसफर किया है विदाउट कंसिडरेशन वो हम लोग डीम्ड सप्लाई मानेंगे। 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। नंबर 1, देयर हैज टू बी अ ट्रांसफर, दैट ट्रांसफर हैज टू बी परमानेंट एंड आईटीसी शुड बी अवेल्ड ऑन दैट। Any transaction between related parties or distinct persons, this will be considered as this will be considered as this will be considered as डीम्ड सप्लाई, और डीम्ड सप्लाई के केस में जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। आई मतलब इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है। एंड पी मतलब क्या? पी मतलब प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल टू एजेंट जो भी सप्लाई किया जाएगा वो डीम्ड सप्लाई कभी मानेंगे, ओनली व्हेन द इनवॉइस ऑन द कस्टमर इज रेज्ड बाय द एजेंट, इज रेज्ड बाय द एजेंट। एकदम परफेक्ट है। ओके, इन हिज ओन नेम, इन हिज ओन नेम, ठीक है। तो ये हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट देख लिया एंड दिस इज हाउ वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज 7(1) बी, A B एंड C। अभी हम लोगों को बाकी के पॉइंट्स भी देखने हैं। आई थिंक 1 2 3 पेजेस करने हैं कंप्लीट करने के लिए, इसके बाद ये कुछ नहीं है। 3 पेजेस अपने को करना है पूरा का पूरा सप्लाई कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोग जो बाकी है वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। अभी कैसे क्या स्केड्यूल होगा तुम लोगों को बता देता हूँ, बट अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ। आई होप दैट आज का जो सेशन था वो तुम लोगों को समझा होगा। आज के आज तुम लोगों को क्या करना है मालूम है? आज के आज तुम लोगों को रीड करना है सप्लाई। जो आज हम लोग ने पढ़ा था वो सप्लाई तुम लोगों को रीड करना है, राइट? एकदम परफेक्ट, समझ के अंडरस्टैंड करके रीड करो, ठीक है। और मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ एंड आगे का स्केड्यूल तुम लोगों को बता देता हूँ, कल का सेशन है नहीं है।